हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। और दोस्तों, एक बात का कंफर्मेशन कर दें प्लीज़ कि साउंड आ रही है अच्छे से। जो भी साथी जुड़े हैं और धीरे धीरे जुड़ते चले जाएंगे और वो वीडियो को शेयर करते जाएं। और उनसे अनुरोध है कि एक कमेंट्स करें कि जो हम लोगों की आवाज़ है, हमारी आवाज़ है, वो सही से आ रही कि नहीं आ रही। और दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि पहले से शेड्यूल भी किया गया था कि आज आप लोगों के सभी सवालों का जवाब देने के लिए निष्पक्ष आवाज़ यूट्यूब चैनल पर साइंस जर्नी जी आ रहे हैं। और साथियों, एक कमेंट्स कर दीजिए प्लीज़ कि आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही। और तो हमारे गेस्ट जो हैं हमारे साथ आ चुके हैं, तो उनको हम लें उसके पहले हम लोग आप लोगों को मैं एक बात बता दूं आप लोगों को कि दोस्तों, निष्पक्ष आवाज़ यूट्यूब चैनल पर जो लाइव का कार्यक्रम ये चल रहा है आज साइंस जर्नी जी के साथ, वो फेसबुक यानी रमेश यादव फेसबुक आईडी पर भी प्रसारित हो रहा है एक साथ में, और निष्पक्ष आवाज़ फेसबुक पेज पर भी प्रसारित हो रहा है। तो जो यूट्यूब पर देख रहे हैं वो अपने यूट्यूब पर देखें, और जो भी भाई अगर इस लाइव को फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहाँ सब से भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। और साथियों, मैं हमारे गेस्ट जो आए हुए हैं हम उनको ले रहे हैं, तो स्वागत करिए मिस साइंस जर्नी जी का। तो साइंस जर्नी जी, स्वागत है और नमस्कार। जी, नमस्कार और आप सभी का बहुत-बहुत आभार। और जितने भी यहाँ दर्शक देख रहे हैं, सभी को मैं अभिवादन करता हूँ। आप लोग जिस रूप में भी अभिवादन स्वीकार करते हैं, उस रूप में आपको अभिवादन मैं दे रहा हूँ। और निष्पक्ष आवाज़ आपका बहुत-बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। जी। स्वागत है सर। और पहले एक छोटी सी चर्चा है, उसके बाद हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद फिर जो है कि मेन मुद्दे पे आएंगे। चर्चा का विषय ये है कि आज गुरु रविदास जयंती है, तो इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई भी और शुभकामनाएं। सर, मेरा सवाल ये है इस पर कि ऐसा कैसे होता है कि एक ही जो जन्मदिन है उनका, कभी 2020 में 9 फरवरी को मनाया गया था, 2021 में 27 फरवरी को मनाया गया था, और आज जो है 16 फरवरी को है। तो ऐसा क्या इसमें है, क्या कहना चाहेंगे? जी, जी। एक्चुअल में ये कैलेंडर का अंतर है। कैलेंडर जो हम लोगों का कैलेंडर है, भारत का जो कैलेंडर है, वो सम्राट कनिष्क के द्वारा जो बनाया गया था, उसके कारण ये आता है। और जो कनिष्क का कैलेंडर है शक संवत, उसमें एक चीज़ देखने को मिलती है कि उसमें जो दिन हैं, वो 30 या 31 दिन अंग्रेजी कैलेंडर की तरह नहीं होते हैं। तो ना होने के कारण वो डेट कम होती है, 28 दिनों की होती है। और ओके। इस कारण से यहाँ पे एक चीज़ देख जस्ट 1 मिनट रुकिएगा, यहाँ पे मेरी ऑडियो जो है ये डिस्कनेक्ट हो रही है। एक मिनट। तो साथियों, आप लोग जो है कि वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइव को शेयर करिए, क्योंकि आज आप लोगों को वो जानकारी यहाँ पर मिलने वाली है जिसका सवाल अक्सर जो है कि नालंदा को लेकर के किया जाता है। तो आज आपके सभी उन सवालों के जवाब पूरे रेफरेंसेस के साथ दिए जाएंगे, जो कि साइंस जर्नी जी आप लोगों के सवालों का जवाब देंगे।
तो सबसे पहले प्रेजेंटेशन का काम चलेगा। तो अभी फ़िलहाल तो हम लोग रविदास जयंती पर बात कर रहे हैं। इसके बाद तुरंत जो है हम मेन मुद्दे पे आएँगे। जी, जी। जी, मैं कनेक्टेड हो गया। ओके सर। हाँ, तो आपका जो सवाल था कि ये क्यों डेट जो है ये बदल जाती है। ये बेसिकली जी, कैलेंडर का अंतर है, हम किस कैलेंडर का इस्तेमाल करते हैं और विभिन्न देशों में विभिन्न अलग-अलग कैलेंडर चलते हैं और कैलेंडर के अंतर के कारण ही ये डेट जो है अलग-अलग हो जाते हैं। जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है उसमें 30-31 दिन के महीने होते हैं, फ़रवरी 28 या 29 दिन की होती है, तो वो मेंटेन कर ली जाती है। लेकिन बाकी के जो कैलेंडर हैं उनमें अलग-अलग महीने होते हैं, जैसे ये कनिष्क का जो कैलेंडर है, शक संवत है जो भारत का नेशनल कैलेंडर है, इस कैलेंडर में भी 12 ही महीने होते हैं, लेकिन इसमें जो है फिर एक अधिक मास करके जो दिन बच जाते हैं, उसको मेंटेन किया जाता है। तो ये जो 15 दिन का जो गैप बीच में जो पाया जाता है, 14 दिन का जो गैप होता है, यही हर साल जो है 3 दिन, 4 दिन बदलते रहता है, आगे-पीछे होते रहता है, 5 दिन का अंतर आ जाता है। तो मैक्सिमम 3 साल पे जो है, ये ज़्यादा गैप दिखाता है। तो इसीलिए आपने कभी ओके, देखा होगा कि कभी दिवाली या होली जो है, कभी सितंबर के लास्ट या अक्टूबर में मनाते हैं, तो कभी ये नवंबर में पहुँच जाता है। ओके, ओके। तो जी, लेकिन सर ये इसलिए तो जयंती, अगर जयंती की बात है तो ये तो कोई फ़िक्स डेट ऐसा रहता होगा? नहीं, जयंती में एक्चुअल में जो हम जो कैलेंडर ये देखना पड़ेगा हमें कि जब इनकी जयंती थी रविदास जी का, मैं सभी साथियों को रविदास जयंती की बधाई भी देता हूँ। तो इनका जो जन्म हुआ है, उस समय भारत में जो कैलेंडर था, 2 ही कैलेंडर उस समय अवेलेबल थे भारत में। ग्रेगोरियन कैलेंडर आया नहीं था तब, तब जो भारत में शक संवत चलता था और दूसरा जो है उस समय मुस्लिम भी आ गए थे, तो उनकी हिजरी संवत चलती थी। तो ये 2 जो संवत हैं, इनके कारण ही ये डेट वगैरह डिसाइड हो रही थी उस समय से। तो भारत के जितने भी महापुरुष हुए हैं, उन लोगों को जनरली जब तक ब्रिटिश पीरियड नहीं आया था, तब तक जो है भारत के जो शक संवत थी, उसके अनुसार ही तिथि डिज़ाइन होती थी। तो वो चंद्र जो मास होता है, चंद्रमा के अनुसार वो कैलेंडर बनाया जाता है। इसलिए और चंद्रमा आपको पता है 27 से 28 दिन का उसका रोटेशन है। जी, तो वो जी। महीना भी जो है 30 दिन ना होके 27 से 28 दिन हो जाता है। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर से वो वैरी करता है। 2 से 3 दिन जो है वो हर महीने में वैरी करता है। ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, ओके, ओके, इसलिए ओके। ये अंतर आ जाता बहुत-बहुत है। धन्यवाद सर। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, जो कई लोगों के मन में सवाल था, मुझसे भी पूछे जा रहे थे, उसका जवाब आपने बहुत अच्छे से दिया कि इसका कैलेंडर के अंतर का मतलब अगर एक एक लाइन में कहें तो ये कैलेंडर का डिफ़रेंस की वज़ह से ऐसा होता है। जी। तो सर हम लोग शुरू करते हैं अपने जो मुद्दे हैं, मुद्दा है उसके ऊपर। और मुद्दा सबसे पहले सबको पता ही है और फिर से हम जो है कि उसको वापस बता देते हैं आप लोगों को कि नालंदा का असली गुनाहगार कौन? और नालंदा के बारे में ही पूरी चर्चा होने वाली है। तो सर बताएँ नालंदा के बारे में कुछ? जी, जी, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, एक सवाल हमेशा खड़ा किया जाता है कि नालंदा जो है उसको जला दिया गया और कुछ लोगों ने आरोप लगाया है कि ये जो जलाया गया है ये बख्तियार खिलजी ने जला दिया था। कोई विदेशी आए थे, उन्होंने आके भारत में जला दिया है। जो लोग ये बात रखते हैं कि बख्तियार खिलजी ने जला दिया था, वो लोग ये भी बात कहते हैं कि उसकी उम्र मुश्किल से 17 साल थी या 19 साल थी। वो मुश्किल से जी, कोई कहता है कि 2 घोड़े लेकर आया था, कोई कहता है 22 घोड़े लेकर आया था, कोई कहता है कि मात्र जो है वो कुछ कुछ 100 मतलब 200 से भी कम घोड़े थे, इतने ही लेकर वो आया था। कुछ लोग ये भी बात जी, कहते हैं। तो यहाँ पे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि इतना बड़ा भारत है और हम उस देश के वासी हैं जो चक्रवर्ती सम्राट अशोक के वंशज हैं, जहाँ पे सिकंदर की भी तलवार टूटी है, जहाँ पे चंगेज़ खां भी भारत में नहीं आया, जहाँ पे जितने भी विदेशी आके भारत में बौद्ध मार्ग अपना लेते थे, उस इतने बड़े देश में ये 20 घोड़ा, 22 घोड़ा लेके कौन व्यक्ति आके इतना बड़ा महाविहार जला के चला गया? कर क्या रहे थे यहाँ के लोग? ये तो बहुत बड़ा सवाल एक खड़ा होता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहीं के कुछ लोग जो हैं मिल के उन सब से जलवा दिए? भई जब देश संगठित होगा, इतना बड़ा देश है, उस समय देश गुलाम भी नहीं हुआ था।
उस समय जो है देश नहीं गुलाम हुआ था, क्योंकि ये घटना जी, बताई गई है 1197, 1193 से लेके 1197 कोई बताता है, कोई 1203 ईस्वी बताता है। यानी ये जी। 12 और 13 सेंचुरी के बीच की घटना है। हुँ, तो उस ड्यूरेशन में जब जलाया गया, तो उस समय भारत इतना कमज़ोर कैसे हो गया कि जब भारत पूरी तरह से गुलाम भी नहीं है और 20-22 घोड़े लेकर कोई आया और जला-वला के चला गया, सब लोग देखते रह गए। तो यहाँ पे ये जी, सवाल होता है। इस चीज़ को हमको समझने के लिए ना पूरे इस प्रोस्पेक्टिस को समझना होगा ओके। जी, कि क्यों ऐसा हुआ? कौन लोग वो थे जो इस तरह की चीज़ें में उनका सपोर्ट किए हैं, और सपोर्ट करने के बिना सपोर्ट के ऐसा नहीं हो सकता है। कभी ऐसा हो सकता है? मान लीजिए कि इतना तो अभी ओसामा बिन लादेन को अमेरिका जो है पाकिस्तान में घुस के मारा, तो वहाँ तो बिना वो उसके पास तो भई वो है, दुनिया का सबसे आधुनिक जो आप कह सकते हैं कि एयरलाइन्स है, उसकी जी। फ़ौज है, एयर फ़ौज है। जिस जी, तब वो रडार के माध्यम से आया, घुस के मार के अब बिना किसी के जाने-ऊने निकल के चला गया। जी। अच्छा, उसमें भी उस इसका एक हुँ, हुँ। प्रमाण और भी मिलता है, इनकी कहानियों से अगर लिया जाए, तो ये कहते हैं कि रावण को मरवाने के लिए उनका भाई विभीषण ने शांत किया। हाँ, तो इनकी सारी इस कहानियों में है। इनकी सारी कहानियों में इवन इन्होंने बाली को भी मारने के लिए सुग्रीव का सहारा लिया। जी। तो तो ये तो हर इससे क्यों जगह इनकार करते हैं कि नालंदा को जलवाने के लिए ही यहाँ के लोगों ने ही बुलाया होगा? नहीं, इससे इसलिए इनकार करते हैं कि ये बात इन्होंने कभी बताई ही नहीं भारतीयों को, कि जी, नालंदा जो है, नालंदा जैसा महाविहार भारत में था, जी, तक्षशिला जैसा महाविहार भारत में था, ये बात इन्होंने कभी नहीं बताई भारतीयों को। इन्होंने ये भी कभी नहीं बताया कि तेल्हारा नाम का विश्वविद्यालय भारत में था, 70 से ज़्यादा भारत में महाविहार थे, बौद्धों के महाविश्वविद्यालय हुआ करते थे, ये बात इन्होंने कभी नहीं बताई। इन्होंने कथा कहानियों में ये ज़रूर बताया कि गुरुकुल में कोई लड़का जो है निकल कर चला जाता था किसी ऋषि मुनि के पास पढ़ने के लिए, ऐसी खूब गप्पे हाँकी जिनके कोई सबूत नहीं है। लेकिन इतने बड़े-बड़े महाविद्यालयों के बारे में इन्होंने कभी आज तक किसी अपनी कहानी में चर्चा तक नहीं की। तो इससे जी, ये पता चलता है कि इन्होंने इसलिए नहीं चर्चा की ताकि यहाँ के लोग उस घटना को भुला दें, कभी जाने ही ना। कभी ऐसा हो सकता है कि आपकी बहुत बड़ी संपत्ति हो, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी हो, बहुत बड़ा साम्राज्य हो और उसकी आप जो है कभी चर्चा ही ना करो। कभी जो है आपके आने वाली जो लोग हैं, दूसरे लोग वो कभी चर्चा ही नहीं करें और उसके बदले में जो है उसको पूरा ढक-ढुक के ख़त्म भी कर दिया जाए उस चीज़ों को और दूसरी-दूसरी चीज़ें बताई जाने लगे। भई जिसका अवेलेबल होगा उसकी तो चर्चा ज़रूर होगी, इन्होंने कभी नहीं चर्चा की। इनको तो हमेशा उपलब्धि दिखानी होती है कि हमारे ऋषि-मुनि बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, हमारे ऋषि-मुनि बहुत ये खोजे थे, विमान बना दिए थे, ये बना दिए थे। तो इनको तो सबसे पहले ये चीज़ हल्ला करना चाहिए था कि हमारे यहाँ तो बड़े-बड़े महाविद्यालय होते थे, विदेश से लोग पढ़ने आते थे, क्यों नहीं इन्होंने बताया? इन्होंने तो कहा कि हमने समुद्र पार पे रोक लगा दी, हम किसी को विदेश भी नहीं जाने देते हैं। जबकि बाद में पता चला कि लोग तो विदेश से यहाँ पे पढ़ने आते थे। तो ये जी, सारी चीज़ें न बताने का इनका जो पता चलता है कि जानबूझ के कुछ षड्यंत्र किया गया है। अब भारत की पब्लिक जो है इस षड्यंत्र को समझ नहीं पाई है। भारत की पब्लिक नहीं समझ पाई है। तो ये एक षड्यंत्र है कि क्यों नहीं बताया गया। इनको जी, 17 लाख साल पहले की कहानी रामायण याद है। इनको 5000 साल पहले का कहानी याद है, लेकिन इनको सिंधु घाटी सभ्यता पता नहीं है। 1922-23 में खुदाई हुआ तब जाके पता चला कि भई सिंधु घाटी नाम की कोई सभ्यता भी भारत में थी। तो जितना ज़मीन के नीचे से निकल रहा है, उसकी एक भी घटना इन लोगों को नहीं पता है। इससे क्या जी, साबित होता है? इससे 2 चीज़ें साबित होती है। या तो इन लोगों को खुद भी ये चीज़ें नहीं पता है, ये लोग बाद में आए हैं, या फिर इन लोगों ने जानबूझकर उनको जो गद्दारी करता है, अपने गद्दारी की घटना कभी बताता है? नहीं बता सकते, सही नहीं बात। बताएगा। तो या तो इनने गद्दारी की है, गद्दारी करके उन चीज़ों को जलवाया, छुपाया और उसको नक्शे से ही मिटवा दिया कि किसी को पता भी नहीं चले, क्योंकि पता चलेगा तो हमारा नाम आ जाएगा। तो या तो जी, गद्दारी की है इनने, इससे तो 2 ही चीज़ पता चलती है। जी, जी। जी। सर, तो फिर स्लाइड जो है जी, एक जी। अब मैं दिखाता हूँ कि उसकी एक्चुअल कहानी क्या है नालंदा की। जी, जी। जी, तो स्लाइड शेयर कर दीजिए। जी, तो साथियों ये लीगल डिस्क्लेमर है और अब हम लोग एक लुक देखेंगे
प्रॉपर एक लुक हम देखेंगे नालंदा महाविहार के बारे में बहुत सारा क्लेम किया गया है। जो पहला क्लेम आता है वो ये क्लेम होता है कि नालंदा को तो कर्निघन महोदय ने खुदवाई किया था। जी। कर्निघन महोदय अगर अंग्रेज थे, अगर भारत में नहीं आए होते तो पता भी नहीं चलता कि ऐसा कोई महाविद्यालय था भारत में। जब उन्होंने खुदवा दिया तो खुदवाने के लिए उन जगहों पर पंडित पुरोहितों ने कब्जा कर रखा था। बहुत बड़ा अमाउंट पैसा दे के तब उस जगह को किसी तरह से लोगों से खाली करवा करवा के तब खुदाई करवाया गया। बहुत मुश्किल हुई थी वहाँ पे। और वो भी पता चला था उस जगह का जब कर्निघन महोदय हेनसोंग की किताब पढ़ रहे थे, इत्सिंग का पढ़ रहे थे। जब ये पढ़ें, फाहियान का भी पढ़ें कि फाहियान भी भैया आया था 5वीं सदी में, तो 3 साल वहाँ पे रह के वो भी जो विनय पिटक है उसका अध्ययन कर रहा था वहाँ पे। जो महायान शाखा की विनय पिटक थी उसका अध्ययन किया था वहाँ पे। वो त्रिपिटक ही खोजने भारत में आया था, सब तो नहीं मिला, लेकिन महायान शाखा का विनय पिटक वहाँ पे उसको मिल गया था। तो वहाँ पे 3 साल रह के सीखा, समझा, पढ़ा, ये बात उनको पता चला। तब वो खोजना शुरू किए कि यार विदेश के इतने इतने यात्री जो भारत में आके इतनी इतनी सारी बातें किए हैं, इतना इतना बोल रहे हैं कि हम वहाँ पढ़ के गए हैं, तो ज़रूर भारत में कहीं ना कहीं तो होगा। तो वो क्या किए हैं कि पूरा किताब अध्ययन करके लोकेशन खोजना शुरू किए, कि मिलाते चले गए कि अच्छा ये स्थान से कितना दूर इधर हो सकता है, उधर हो सकता है। बड़ा समझिए उस बंदे में कितना गट्स था कि वो बंदा जी। जो है, भारत के लोग साइलेंट थे, कोई बोल नहीं रहा था, वो बंदा खोज रहा था। जी। हर जगह खुदाई करवाता था, खुदाई करवाते पता चला कि अच्छा ये लोकेशन पे खुदाई करने पर मिल रहा है। अब देखा कि इस जगह पे तो पूरा बस्ती बना के ब्राह्मण बैठे हुए हैं। फिर खूब पैसा वैसा दिया, बहुत सारा दे दे के, और चूंकि अंग्रेजों की थी ही तो मदद एक वो कर और के खाली करवाया जगह को। खाली जी। करवा के खुदाई करवाया, तब जाके पता चला खुदाई हुआ। क्या निकला ये आज तक किसी को नहीं बताया गया। आज तक क्या करते हैं ये लोग कि खुदाई हुआ, जैसे देख इनको पता चल गया कि अच्छा खुदाई से नालंदा महाविहार मिला है, तो ये लोग सोशल मीडिया में अब ये प्रचार करना फैला दिए। उस समय तो सोशल मीडिया नहीं था, तो समाज में ये जी। प्रचार फैला दिए कि हमारे ऋषि मुनियों जिसमें पढ़ाते थे ना, वो मिल गया है, गुरुकुल मिल गया है। ये लोग ये हवा फैला दिए। फिर क्या किए हैं कि वहाँ पे कुछ ब्राह्मण पंडित पुरोहित जो हैं घुस गए, घुस के वहाँ के जो बुद्ध की मूर्तियाँ थीं उसको कब्जा करके कोई तेल्हारा बाबा की मूर्ति बना लिया, कोई कुछ बना के अभी भी घुस के बनाए हुए हैं सब वहाँ पे। आप जाइएगा तो देखिएगा, एक मूर्ति है बुद्ध की, वहाँ तेल्हारा, वो कहेंगे कि तेल्हावा बाबा हैं, और उसको बना के उसमें पंडा बैठा हुआ होगा। ये हालत है वहाँ पे। पैसे तो वसूली चालू। हाँ, पैसे वसूली शुरू है। अब हुआ क्या वहाँ पे कि जैसे ही ये खुदाई होती है, ये लोग फैला दिए, तो अब उसमें देखिए आज के डेट में कितने अंधभक्त फंसे हुए हैं। वो आएगा, अभी उसको पता भी नहीं है कि नालंदा जो है किसका है। वो आएगा कहेगा देखो वो हमारे यहाँ ना पढ़ाई होती थी, आके ये सब जला दिए थे, मुस्लिम जला दिए थे। अरे भाई वो मुस्लिम नहीं जलाए थे। मुस्लिम अगर जलाए होते ना तो उनके आप अल्लो उपनिषद आप नहीं लिख रहे होते, आप उनके दरबार में बैठ के रामचरितमानस नहीं लिख रहे होते। आपकी सारी की सारी किताबें ही मुस्लिम शासन काल में देवनागरी लिपि में लिखी गई, वो नहीं लिखाई हो रही होती। भारत में मुस्लिम शासन के आने के बाद से अगर किसी की सभ्यता गायब हुई है तो सिर्फ एक जी। ही सभ्यता है जो गायब हुई, वो थी बौद्ध मार्ग की। क्योंकि वो ईश्वर को नहीं मानते थे, आत्मा को नहीं मानते थे, पुनर्जन्म नहीं मानते थे, उनको गायब कर दिया गया। जितने लोग इन तीनों चीज को मानते थे वही सिर्फ बचे। ये ध्यान दीजिएगा, जो ये हैं जैन मार्गी हैं वो आत्मा को मानते हैं, परमात्मा को नहीं मानते, लेकिन आत्मा को मानते हैं, पुनर्जन्म मानते हैं, वो बच गए। ब्राह्मण धर्म तीनों चीज मानता है, आत्मा परमात्मा मानता है और ये मानता है पुनर्जन्म मानता है, वो भी बचा रहा। फिर भक्ति काल में ये सब वही सब मानते थे, ये सारे लोग बच गए। अगर कोई खत्म हुआ तो वो जो तीनों चीज नहीं मानता था उसके साहित्य कुछ नहीं बचे, उसके सारे साहित्य को जलाया गया, उसकी सारी चीजों को जलाया गया। तो ये जो खुदाई हुई ये उसी का था, उसी की किताबें थी, उसी का महाभियार था। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कि ये लोग जो इसको प्रचार कर दिए कि हिंदुओं का था, हिंदुओं का था, आप देखते जाइए। ये मूर्ति मिली है। ये आप पे स्क्रीन शायद हट गया है। एक मिनट समस्या पड़ जाता है। जी, तो ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये चीज़ जो है ये मिला है आपको। ये आप पढ़ रहे होंगे, ये यूनेस्को की पेज पे भी आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी मैं आप लोगों को ओपन करके दिखा दूंगा। ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक्सकेवेटेड रिमेन्स ऑफ नालंदा महाविहारा, स्टोन स्कल्पचर्स ऑफ बुद्धा इन सिटिंग पोस्चर।
ये जी, नालंदा की खुदाई में ये आपको मिला है, ये देख के क्या लग रहा है आपको? ये कमल का फूल है, इसके ऊपर कौन बैठा हुआ है? बुद्ध बैठे हैं। जी, बुद्ध बैठे हुए हैं, क्लियर-क्लियर यहाँ पे इंडिकेट हो रहा है। इसके बाद से इस महाविहार में जो बौद्ध का महाविहार था नालंदा, इसमें सिर्फ़ पुरुष ही नहीं थे, महिलाएँ भी थीं। ये हुँ, इससे ये साबित होता है महिलाओं की भी मूर्तियाँ मिली हैं, जो ये होती हैं तारा देवी होती हैं, डाकिनी होती हैं, जो इनकी फीमेल रिप्रेजेंटेशन है वो भी मिली हैं। देखिए ये दूसरा ये मूर्ति आप देख सकते हैं, ये आपको ये बोधिसत्वा का है। सेकंड वाला आप हुँ, देख रहे होंगे ये भी बोधिसत्वा का है, जो अवलोकितेश्वर बोधिसत्व या जो बोधिसत्व होते हैं कमल के फूल पे बैठे हुए हैं, ये आप देख सकते जी, हैं। ये और साइड में ये सारी चीज़ें बनी होती हैं। ये साइड में आप देखेंगे कोई व्यक्ति डिफ़रेंट-डिफ़रेंट आकृतियाँ और भी बनी हुई होंगी। इसको ये लोग बहुत आसानी से जो है अपना बताने की कोशिश करेंगे कि ये हमारा है, हमारा है, लेकिन इस मूर्ति के सर पे आप देखेंगे तो फिर से बुध बैठे हुए हैं, ऊपर भी सर के ऊपर भी यहाँ पे। जी, तो ये कलाकृतियाँ हैं बुध मार्ग की, ये सब वहाँ खुदाई से मिली और मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, ये फीमेल है, महिला है। और ये जो पोस्चर है पैर रखने का, दोनों पैर रखने का, ये बुध मार्ग का प्रतीक है। हाथों की इनकी देखिए, ये जो जी, दोनों हाथ हैं उनकी ये पोस्चर जो है बुध मार्ग का पोस्चर है। तो इससे ये ऊपर जो है साँप है, नाग है, ये सब बौद्ध मार्ग के प्रतीक है। तो इनसे ये भी पता चला कि ये जो स्टोन स्कल्पचर्स हैं, ये जो मिल रहे हैं खुदाई से, ये तो सारे-सारे बौद्ध मार्गों के प्रतीक हैं। बौद्ध मार्ग है। हाँ, बौद्ध मार्ग के हैं। इसमें इनका तो कुछ है ही नहीं। अब ये देखिए ये आप आकृति देख रहे होंगे खुदाई के समय में ये सारी चीज़ें मिली थी। खुदाई में ये जब खुदाई हो रहा था देखिए ये जगह उस समय कैसी थी? कुछ नहीं था उस समय। आज जो अभी मैं दिखाऊँगा आज वहाँ पे क्या-क्या चीज़ें देखने में आ रही हैं वो भी दिखाऊँगा मैं। उस समय जब खाली करा के खुदाई शुरू हुई थी, लोगों को वहाँ से हटवाया गया था, कब्ज़ा करके बैठे हुए थे, तो इस तरह से सीन था उस समय खुदाई का। इसके बाद से कुछ और देखिए, ये देखिए, जब खुदाई हुआ तब अब देखिए अब कैसा दिखने लगा ये, खुदाई के बाद से। ये जी, सारी चीज़ नीचे से ये यहाँ पे सारी चीज़ें दिखने लगी, मिलने लगी। ये आप देख पा रहे हैं। इसके बाद से कुछ और पिक्स आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये साइड। जब खुदाई हुई, गहरी खुदाई हुई तो आपको यहाँ पे बिल्डिंग्स जो हैं उस समय मिलने लगी। उस समय 9-9 मंजिला जो है ऊपर बिल्डिंग बनती थी। 9-9 मंजिला ऊपर हुँ, जो है सोचिए लाइब्रेरी बनती थी। आज की डेट में तो कई सारी यूनिवर्सिटी है 9 मंजिला आज भी नहीं लोग नहीं बनाते। उस समय जो है जी, हैंसॉन्ग बता के जा रहा है कि 9-9 मंजिला ऊँची बिल्डिंगें बनती थी, इतना बड़ा महाविद्यालय था, अंतर्राष्ट्रीय महाविद्यालय था। अच्छा इसमें छोटे-छोटे स्तूप भी आपको दिख रहे होंगे। ये आगे देखिए बिल्डिंग में आगे ये जो जी, साइड-साइड के छोटे-छोटे हैं, ये छोटे-छोटे स्तूप हैं। इनका बस चले तो इसको भी शिवलिंग बताना ये लोग शुरू कर देंगे। जी, तो जी। हाँ, ये सब जो है नालंदा महाविहार में मिला है। ये देखिए ये पूरा जो है ये आपको कक्ष मिला है। क्लासरूम जो होता था ना, बड़ा-बड़ा सा क्लासरूम जो होता था, वो चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल पा रही होंगी। ये जी, ये ऐसा पूरा कुछ एक इसमें इसमें कुछ प्रमाण ये भी मिलता है कि यहाँ पर जो एक कच्छ रूम है सर, हुँ, हुँ, हुँ। उसके लिए बताया जाता है यहाँ रहने और खाने का दोनों का व्यवस्था हुआ करता था, ऐसा कुछ? हाँ, 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 आवासीय महाविद्यालय था। यहाँ पे जो है ना, ये जो मैं आपको साइट दिखा रहा हूँ, ये साइट आज का जो पटना है, उससे जो है लगभग साढ़े 88 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में और राजगृह जो है उससे साढ़े 11 किलोमीटर उत्तर में। वहाँ पे जो है ना ये साइट है, आज की डेट में। और इसमें इसके बारे में बहुत सारे जो है ना, जो यात्री थे जैसे हेनसोंग हैं, ये लिख के गए हैं। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि यहाँ पे 10,000 छात्र जो हैं, पढ़ाने के लिए 2,000 शिक्षक होते थे। यानी एक हुँ, शिक्षक जो है 5 विद्यार्थी हर 5 विद्यार्थी पर 1 शिक्षक था। आज की डेट में आप पता कर लीजिए पूरे भारत में कि रेशियो कितना है, तो आपको पता चलेगा कि 15, 22, 40-40 एक टीचर पे 40-40, 35-35 इतने ज़्यादा रेशियो है। जो जबकि सिचुएशन उस समय आज जी। का सिचुएशन सर यहाँ तक है कि कोचिंग कराने के लिए भी 50-50 बच्चे बैठाते हैं एक साथ में। हाँ, 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 हाँ। तो उस समय सोचिए 5 रेशियो था, कितना ज़बरदस्त रेशियो था, पूरे वर्ल्ड का जो आइडियल माना जाता है, वो रेशियो उस समय जो है इन लोगों ने मेंटेन किए हुए था।
इतना ज़बरदस्त जो है ये चीज़ें थी। अब इसमें जो है हिंसोंग ने ये बात लिखी, इसके बाद से जो है ये और आगे लिखते हैं कि इसमें मतलब कि हज़ारों जो छात्र हैं वो तो अध्ययन करते थे और दिन भर जो है हम लोग अध्ययन करते रहते थे। क्लासरूम में जाते थे, दिन-रात हम लोग दिन भर अध्ययन करते थे। और जितने भी विदेशी छात्र जो आते थे, वो लोग क्या करते थे कि जैसे ही क्लास से टाइम बचता था, तो हम लोग आपस में बैठ के डिस्कशन करते थे, आज क्या हुआ, क्या हुआ? ये क्या हमने सीखा? ये सारी चीज़ें, बातें ये ह्वेनसांग लिख के गए हैं। इत्सिंग जो हैं, वो क्या लिखते हैं कि जितने भी जो यूनिवर्सिटी थी, इसके जितने भी विद्वान थे, जो प्रोफ़ेसर वगैरह लोग थे, उनका ना यूनिवर्सिटी का जो मेन गेट था, उसी के उस वहीं पे एक बोर्ड बनाई जाती थी और उन सब का नाम लिखा रहता था श्वेत अक्षर में, व्हाइट व्हाइट अक्षर, व्हाइट कलर से लिखा रहता था। सारे प्रोफ़ेसरों का जो पढ़ाते थे, उन लोगों का नाम लिखा जाता था। हम्म, उसके बाद से उन्होंने कहा कि इत्सिंग ने तो ये भी लिखा कि जब मैं पढ़ रहा था तो उस समय मेरे साथ कोरिया के स्टूडेंट यहाँ पढ़ते थे, जापान के स्टूडेंट पढ़ते थे, चीन के, तिब्बत के, इंडोनेशिया के, बर्मा के, मलेशिया के, लंका के और भी कई देशों के जो छात्र हैं मेरे साथ पढ़ते थे। ये इंटरनेशनल विश्वविद्यालय था। ये बात हम लोगों को समझने की ज़रूरत है कि भारत में 13वीं सदी में आज लोगों को जो है विदेश, अंग्रेज आए तो हम लोगों को विदेश जो है अलाउ किए हैं कि जाके तुम लोग पढ़ लो, क्योंकि भारत में तो पढ़ाई-लिखाई सब बंद कर रखे हैं, पढ़ने भी नहीं देते हैं तुमको। वो सब अलाउ किया। उस समय एक ऐसा दौर था बौद्ध महाविद्यालय और बौद्धों के समय में कि पूरा जो है 7वीं सदी में ये सब विदेशी स्कॉलर लिख रहे हैं कि इतने-इतने लोग जो हैं आके यहाँ पे पढ़ते थे। मतलब हमारे साथ। सोचिए कितना तभी तो भारत को कहा गया ना कि ये विश्व गुरु था, क्योंकि ये पढ़ाता था। गुरु कहने का मतलब क्या होता है? जो एजुकेशन देता है, यही तो बिल्कुल। मतलब होता है ना। ये पूरे विश्व का गुरु था उस समय। ये हम लोगों को बात समझनी होगी। जी। तो अब इसमें क्या होता है, और भी बहुत सारी बातें लिख के गए हैं वो बोलते हैं कि जो इसका जो केंद्र सेंट्रल जो महाविहार है, उसमें विभिन्न प्रकार के बुद्ध की मूर्तियाँ बनी हुई है। जो मैं आकृतियाँ भी दिखा रहा था ना, ये सारी बुद्ध की आकृतियाँ हैं, वो लिख के गया है ये इत्सिंग कि ये सब उसमें बनी हुई थी। तभी वेरिफ़िकेशन हुआ कि अच्छा ये वही महाविहार है। जो-जो चीज़ लिखा था, वो सारी चीज़ें मिल गई। उसने ये भी लिखा कि पूरा परिसर जो है एक विशाल दीवार से घिरा हुआ है और इसमें भीतर घुसने के लिए एक मुख्य द्वार है। उसी ओके। तरह की पूरा आकृति मिली है। उसने ये भी लिखा कि उत्तर से दक्षिण की ओर मठों की पूरी कतार थी और उनके सामने भव्य स्तूप और विहार थे। वो देखिए मैंने अभी दिखाया ना कि छोटे-छोटे स्तूप मिल रहे हैं। वो जी। सारी चीज़ें जो हैं वो थीं, जिसको आज लोग ये शिवलिंग करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद से उन्होंने आगे ये लिखा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय में 7 बड़े कक्ष थे और इनके अलावा 300 अन्य कमरे थे। आप जाके पता लगा लीजिए आज कौन-सी यूनिवर्सिटी में 300 कमरे होते हैं। वहाँ पे 300 कमरे थे, इतना बड़ा महाविद्यालय था वो। उस समय जो है पढ़ाने के लिए सोचिए 300 कमरा का महाविद्यालय, समझ रहे हैं कितना बड़ा होगा? जी, जी, बहुत। 7 बड़े कक्ष और 300 कमरे और उसमें जो है व्याख्यान हुआ करते थे। कमरे में सोने के लिए पत्थर की चौकी बनाई गई थी। पत्थर का स्टोन का जो है उस समय वो बनाया गया था, चौकी सोने के लिए। और दीपक, पुस्तक इत्यादि रखने के लिए ओले बने हुए थे। गाँव में आपको याद होगा, गाँव में ढिबरी रखने के लिए एक जी, छोटा-सा वो बनता था दीवाल में, पुराने घरों में बना रहता था। जी। उस तरह की चीज़ें जो हैं दीवालों पे बनी रहती थी, उसमें सब रात में ढिबरी रख के लाइट जला के पढ़ाई करते थे, रात में पढ़ाई पढ़ाई करते उस थे। समय। हाँ, ये यहाँ पे इस पिक्चर में आप देख रहे होंगे, छोटे-छोटे स्तूप आपको दिख रहे हैं ये सब, जी, जी। अच्छा, छोटे-छोटे इसी स्तूप। स्तूप को ये लोग जो है कि शिवलिंग हाँ, बनाने हाँ, में हाँ, लगे हुए हैं। हाँ। ये शिवलिंग इन लोगों ने जहाँ मन किया उसको शिवलिंग अपना बना लिया है। छोटा दिख जाएगा तो कह देंगे कि ये हमारा शिवलिंग है, वही आकृति है। इनका यही हाल है। तो इस तरह से था। उन्होंने ये भी कहा कि जितने यहाँ पे जो मतलब मठ का जो आंगन था ना, जितने मठ थे, उन मठ के बीच में एक कुआँ भी ये लोग खुदवा के रखे हुए थे, पानी पीने के लिए। वहाँ पे नलकूप तो उस समय नहीं था, तो नलकूप नहीं था तो कुआँ खोद के बड़ा-सा, अभी क्या है कि हम पतला पाइप खोद के पानी निकाल लेते हैं। अब वहाँ पे चौड़ा खोद के या सीधे ज़मीन से पानी निकाल लिया जाता था। कुआँ बना रखे थे ये लोग पानी पीने के लिए।
जी। 8 विशाल भवन थे, 10 विहार थे, प्रत्येक विहार में भगवान बुद्ध की मूर्ति थी और प्रार्थना कक्ष तथा अध्ययन कक्ष के अलावा इस परिसर में सुंदर बगीचे और झीलें भी थीं। झील भी बनाया गया था इस परिसर में, ये देखिए। और यहाँ पे जो है भगवान बुद्ध की प्रार्थना होती थी, ये बात सामने आई है। अब वो कक्ष भी मिल गया है जिसमें बुद्ध की मूर्ति होती थी, लोग वंदना करते थे। प्रार्थना क जी। आज भी किसी भी आप जे देखेंगे पूरी दुनिया में किसी में चाहेंगे, चाहे आप क्रिश्चियन में चले जाइए या फिर किसी आज के ब्राह्मण धर्म के उसमें चले जाइए, देखिए हमेशा पहले प्रार्थना करवाते हैं। वो प्रार्थना की जो पद्धति है वो यहीं से आई है। जो बौद्ध मार्ग थे ये लोग बुद्ध का जो नमो अरहतो सम्मा बुद्धस्स जो करते हैं, ये चीज़ जो है याद किया जाता था कि हम बुद्ध को ध्यान में रखकर आगे हम पढ़ाई को कंटिन्यू करते हैं, वो पद्धति इसी से ही पूरी दुनिया ने सीखी है। प्रार्थना करो और देन फिर पढ़ाई शुरू करो। तो वो जी। इंसान प्रार्थना का मतलब नहीं था, यहाँ पे प्रार्थना का मतलब ये लोग दूसरा बना दिए कि ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। वो देगा, हुँ। कुछ देगा, वहाँ देने का कोई मतलब नहीं था। वहाँ बुद्ध कुछ नहीं देने वाले थे, वो तो सीधे बोल के जी। गए थे कि भैया हम कुछ देने वाले नहीं हैं। वहाँ हाँ। भाव दूसरा था, यहाँ भाव को इन लोगों ने अभाव में जो है पूरा अभाव ही कर दिया कि अब ईश्वर दे देगा, तुम अभाव में हो वो दे देगा। तब प्रार्थना करो, ओके। दुआ माँगो, ये चीज़ कर दी गई। तो ये चीज़ जो है ना हमें आप देख पा रहे होंगे यहाँ चित्र में और स्लाइड में द आपको दिखा देता हूँ। जी। ये देख रहे हैं कि आज जो है बौद्ध भिक्षु बैठे हुए हैं, ये महाविहार यहाँ खुदने में मिला हुआ है। ये सारा एक्सकवेशन है यूनेस्को की वेबसाइट पे ये सारी चीज़ें मिली। ये देखिए खोदने पर मिला है। जो शुरू में मैंने आपको दिखाया था कुछ भी नहीं था, जब खुदाई हुआ तो इस तरह की बिल्डिंग जो है मिली है और पूरा इसकी कार्बन डेटिंग, थर्मोल्यूमिनेंस हुई है। तब पता चला कि ये कितने-कितने लगातार कई-कई समय तक जली रही होगी, तब जाके इतनी बची हुई है। ये सब जो है गहरे उससे रिसर्च से तब पता चला कि इतने समय तक ये लगातार जली होगी। भारत हुँ। के किसी धार्मिक ग्रंथ ने कभी भी ये नहीं बताया कि हमारे भारत में ऐसा कोई महाविहार था। कभी इन लोगों ने नहीं बताया, एक शब्द तक लिखा तक नहीं इन लोगों ने। इनकी ऐसी कौन-सी मजबूरी थी कि ये लोग काल्पनिक कथा कहानी तो लिख लेते थे, लेकिन सामने हकीकत में जलाया जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो नहीं लिखते थे। ये हर व्यक्ति को सोचना चाहिए कि ये क्यों जी। नहीं लिखे? जो दावा कर रहा है कि बताइए आज तक जिस भगवान को नहीं देखा उसके बारे में खूब कथा कहानी बना रहा है। जिसको नहीं देखा तपस्या से कुछ मिलते हुए उसके बारे में खूब कथा कहानी बोल रहा है कि अरे मन में चिंतन करो तो आत्मा मिल जाएगा, परमात्मा मिल जाएगा। जो सामने घट रहा है उसके बारे में क्यों नहीं लिखा? ये षड्यंत्र है कि इतना बड़ा महाविद्यालय के बारे में और ऐसे 70 से ज़्यादा एक्सकवेशन में मिल चुके हैं भारत में। ये हम लोग का भारत कुछ अलग था। ये जो हम जी। लोग को भारत दिखा रहे हैं काल्पनिक रामायण, महाभारत वाला वो हमारा भारत था नहीं, था ही नहीं। ये हम लोगों का भारत था जो हम लोगों को नहीं बताया गया। ये आरोप लगाते हैं कि उसने मिलावट की। अरे तुम मिलावट की तुमने लिखा क्यों नहीं? तुम क्यों नहीं जी। बताए? तो ये हम लोगों के पास एक जो है ना ये सवाल है। ये भी देखिए ये जो प्रार्थना कक्ष है, इसमें जो है इसको वहाँ का जो बुद्ध की इसमें मूर्ति रखी हुई पाई गई है। ये प्रार्थना स्थल था, लोग जाते थे उनसे रखते बुद्ध की प्रतिमा इसमें रहती थी। ओके। ये देखिए ये मिला हुआ है। ये आप देख पा रहे होंगे इसमें जो है पूरा का पूरा जो है बुद्ध की आकृति मिली है। अब ये देख पा रहे हैं सेकंड राइट साइड से सेकंड। अब ये जो जी। यहाँ पे खींचा हुआ है इसको देख के कोई सोचेगा कि ये जनेऊ है, लेकिन ये जी, जी, जनेऊ जी, नहीं है। बहुत हाँ, ये चर्चा का हाँ, बहुत बड़ा विषय है बना हुआ है फिलहाल तो, इसी हाँ, को लेकर के शायद ये लोग जनेऊ कहते हैं, तो उसका क्या राज है इसमें? हाँ। हाँ, तो अगर ये जनेऊ होता तो बाकी सब भी जनेऊ पहने होते हैं, बाकी सबके भी तो बुद्ध की ही मूर्ति है। देखिए ना इसके बगल में देख लीजिए, इसके जी। बगल जी। में देख लीजिए, इसके बगल में देख लीजिए, ये सब क्यों नहीं पहने हुए हैं जनेऊ? यही क्यों पहने हुए हैं? ये इसलिए पहने हुए हैं क्योंकि इसके जहाँ पे जनेऊ जा रही है, ये देखिए इसके नाभि के पास देखिए, नाभि के पास जा रही है। नाभि के जी। साइड में नहीं जा रही है, नाभि पे जा रही है कपड़ा पहने हुए दिखाया जा रहा है नीचे। जी, जी, देख जी। रहे हैं? हुँ, हुँ। तो जो कपड़ा पहने हुए दिखाया जा रहा है, इसलिए जो है इससे पता चलता है कि कपड़े की बात हो रही है। ये जनेऊ नहीं है। ये ट्रांसपेरेंट कलाकृति है जो कि जो है कपड़े की बात कर रही है, कपड़े दिखा रही है। इससे ये पता चलता है।
तो ये आप देखिए कि यहाँ पे इतनी सारी प्रतिमाएँ बनी हुई हैं, हर घर में, हर जगह पे बुद्ध ही बुद्ध हैं और आपको जो बताया जाएगा कि नालंदा जो है ब्राह्मणों का, अरे ब्राह्मणों का होता तो बुद्ध यहाँ पे क्यों है? इनके देवी-देवता होने चाहिए थे ना, बुद्ध यहाँ थोड़े मिलेंगे। ये बौद्ध महाविहार था और यही कारण है कि इन लोगों ने इसके बारे में नहीं लिखा। इससे ये भी पता चलता है कि एक षड्यंत्र के तहत ही जलवाया गया और पाली प्राकृत की ही किताबें जली। संस्कृत की तो सारी बच गईं। संस्कृत की क्यों जी। नहीं जली? संस्कृत की तो सारी बच गईं। इन्हीं की क्यों जली? इन्हीं की सभ्यता क्यों खत्म हुई? तो ये पूरा एक षड्यंत्र है जो सभी को समझना होगा कि इतनी जो बड़ी उपलब्धि है, वही क्यों जली और उसी को क्यों खत्म किया गया। जी। अच्छा, ये जो है जब फाहियान भारत में आए थे, तो उनका अनुवाद मैं दिखा रहा हूँ। उन्होंने जो उस समय नालंदा में गए थे, उन्होंने क्या-क्या लिखा है। फाहियान 499 ईस्वी 500 में आए थे। उन्होंने क्या लिखा है आप देख लीजिए। बनारसी से पूर्व की ओर लौटकर पाटलिपुत्र पहुँचे। इसी को पढ़ के कर्निघन ने खुदाई की थी। ये पूरा अच्छा, डेटा मतलब जब पढ़ा ना, हाँ, जी, हाँ, जी। कि अच्छा वाराणसी से पूरब कितना दूर गए होंगे कि इनको मिला होगा। ये सब पूरा हर किताब से वो खोज-खोज के डेटा निकाल के तब जाके खुदाई करवाए थे। तो ये लिखे हैं कि फाहियान का प्रधान लक्ष्य था उत्तर भारत के सभी जनपदों में जाकर विनय पिटक की खोज करना। ये जो है ना उत्तर भारत में विनय पिटक खोज रहे थे। इनको बेसिकली भारत में त्रिपिटक लेने के लिए आए थे। पूरी जी। दुनिया जो है ना त्रिपिटक खोज रही थी उस समय, बुद्ध के ज्ञान को जानना चाह रही थी। बुद्ध को वो मानते थे कि यार विश्व का ये कौन से गुरु हैं, इन्होंने क्या कहा है, उनकी एक्चुअल वाणी हमें मिल जाती। ये सब खोजने के लिए भारत में लोग आते थे। तो ये पूरी उन्हीं की लिखी हुई बात है, इसमें हम लोगों का कुछ भी नहीं है या किसी दूसरे राइटर का भी नहीं है। तो जी। ये लिखते हैं कि परंपरा से मौखिक शिक्षा देता एक आचार्य मिला। ध्यान से दीजिएगा। ये 499 ईस्वी में आते हैं, 399 ईस्वी में, मतलब 400 ईस्वी के करीब में। जी। और उस समय जो है इनको एक आचार्य मिलता है जो मौखिक शिक्षा देता है। लिखने-उखने की उस समय बात नहीं होती थी। मुँह से पीढ़ी दर पीढ़ी ढोने की। लिख तो ये लोग लिए थे, लेकिन हुँ, जब आप किसी चीज़ को मुँह से भी बोल के प्रचार करेंगे ना, तो उससे पहले उसको कंपाइल करना होता है, लिखना होता है। तो बौद्ध भिक्षु जी। लिखे भी हुए थे, अब मौखिक भी हो रहा था। तो ये शिक्षक जो है मौखिक शिक्षा दे रहा था, पर मूल प्रति नहीं मिली। ध्यान दीजिएगा। आए थे जी। विनय पिटक खोजने, मूल प्रति नहीं मिली, लेकिन मुँह से बोलता हुआ आचार्य मिला। इतनी दूर चलकर मध्य भारत में आया, यहाँ महायान के संघाराव में एक निकाय का विनय पिटक मिला, अर्थात महासंघिक निकाय का विनय पिटक। भगवान बुद्ध जब संसार में थे, तब प्रथम महासंघ में इसका प्रचार हुआ था। जेतवन बिहार के शिक्षा क्रम के अनुसार मूल था शेष 18 निकाय, अपने आचार्यों के मत के सिद्धांतानुसार। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना 18 निकाय, शेष 18 जी। निकाय। इसी को यहाँ नीचे जब आप देखेंगे तो ये क्या लिखते हैं जिन्होंने ट्रांसलेट किया है, वो साफ-साफ यहाँ पे लिखते हैं कि ब्रह्मवंश अंग्रेजी अनुवादकों ने भाव न समझ मनमाना अर्थ किया है। लेगी महोदय, लेगी ही इसके अनुवादक थे, वो जो है इसको 18 स्कूल लिख दिए थे। 18 निकाय होगा, निकाय जैसे ये निकाय कहा जाता है ना जब आप त्रिपिटक जब पढ़ेंगे, तो ये निकाय, वो निकाय, 18 निकाय की जी। बात आती है, उसको ये लोग 18 स्कूल समझ लिए थे कि 18 अलग-अलग स्कूल। तो अंग्रेज़ों ने अच्छा। ट्रांसलेट किया, खोजा, इट्स ओके, लेकिन वो लोग जो है ना उसका मतलब नहीं समझ पाते थे ठीक से। तो जी। कुछ-कुछ गलती वो लोग किए हैं। ख़ैर कोई बात नहीं, तो इसमें ये लिखते हैं कि इतना सिद्धांतानुसार प्रधान विषयों में समता, छोटे विषयों में मतभेद रखते थे। मतलब जो 18 निकाय है, उनमें थोड़ा-थोड़ा अलग-अलग अंतर था, ठीक है ना? जैसे ओके। एक का अर्थ है तो दूसरे की इति, एक का अर्थ है। उसी समय 5वीं सदी में ये बता रहे हैं कि जो 18 निकाय थे, उनमें थोड़े-थोड़े अंतर थे, लेकिन 18 प्रकार के ये चीज़ थे। एक और निकाय का विनय मिला जो लगभग 700 गाथाओं का था। यह सरवस्तिवाद निकाय का विनय था। मतलब विनय पिटक में उस समय 18 तरह के विनय पिटक थे। ये समझ लीजिए आप, फाहियान के समय। तो आज ओके। के समय में जो त्रिपिटक ये लोग दिखा रहे हैं, वो कौन-सा त्रिपिटक है? ये समझना पड़ेगा आपको। समझ अच्छा, रहे हैं? मतलब ये हाँ, 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 समझ रहे हैं। हाँ। मतलब संशोधित वाला।
हाँ, ये हर समय जो है सबने अपने-अपने अनुसार लिखा है। इसीलिए कहा जाता है कि त्रिपिटक जो है उसको मूल आप 100% बिलीव मत कीजिए। उसमें से जी, बस उस पॉइंट को उठाइए आप कि वो कहना क्या चाह रहे हैं बुद्ध के माध्यम से। क्योंकि वो भिक्षुओं ने खुद लिखा है, अपने अनुसार लिखा है और लोगों को समझाने के लिए लिखा है। और ये 18 तरह के जो थे, ये चीज़ें इन लोग पढ़ाते थे अपने महाविहारों में। जी, डिफरेंट डिफरेंट समझ के। ये नहीं कि कोई बोल दिया कि अरे वेद पढ़ाई होता था, रामायण महाभारत, अरे रामायण महाभारत और वेद पढ़ाई होता तो ये जो ये बंदा 3 साल यहाँ पे बैठ के पढ़ा उसकी बात करता ना कि हम वेद पढ़ के गए थे हुँ, यहाँ से, रामायण महाभारत पढ़ के गए थे। तो यहाँ पे देखिए ये सरवस्तिवाद निकाय का विनय था। चीन देश के भिक्षु संघ में भी इसी का प्रचार था। यही सरवस्तिवाद जो है चीन देश में भी चलता था, देख लीजिए। इसकी भी शिक्षा गुरु परंपरा के अनुसार मौखिक ही चली आती थी, लिखित न थी। ये ध्यान दीजिएगा इस बात को। यहीं से इन जी, लोगों ने चोरी किया है कि हम लोग भी जो है वेद जो है ना पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक ढो के लाए हैं। यहीं से ये लोग चोरी किए हैं। इनका तो सबूत नहीं मिलता है। जी, इन सब का सबूत मिल रहा है मौखिक का, क्योंकि ये सिर्फ मौखिक भी था और लिखित भी इनका मिल गया ना सबूत, दोनों चीज मिल गया। अब वो कहते हैं जी, कि हमने कभी लिखा ही नहीं। ठीक है ना, बस जी, वहीं से इनकी चोरी पकड़ी जाती है। क्योंकि इनके महाविहार भी मिल गए जिसमें ये लोग पढ़ाई करते थे, रिवीजन करते थे, उनका गुरुकुल तो आज तक मिला नहीं। तो ये लोगों ने झूठ मूठ का इनको खत्म किया। इनकी सारी चीजों को कब्जा के त्रिपिटक की जगह ये त्रिवेद डाल दिए कि नहीं, त्रिपिटक नहीं मौखिक लाया जाता था, त्रिवेद लाया जाता था। ये झूठ बोल के अपना यहाँ पे एजेंडा सेट किए हुए हैं। यहाँ से ये भी आप लोगों को कन्फर्म हो रहा होगा। आगे जी, देखिए। जी, यहीं से इसी संघ में संयुक्त धर्म हृदय लगभग 6000 6000 गाथा का मिला। एक और निकाय का सूत्र 2500 गाथा का, परिनिर्वाण वैपुल्य सूत्र का अध्याय 500 गाथा का और महासंगिक अभिधम्म मिला। देखिए इतनी सारी ये कलेक्शन बता रहे हैं कि इतनी इतनी चीजें जो है उस महाविहार में मिली। यहाँ लिखते हैं जी, कि फाहियान यहाँ 3 वर्ष रहा, संस्कृत भाषा और संस्कृत ग्रंथों का अभ्यास करता रहा। देखिए यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा। आ, पढ़ रहा था विनय पिटक, और क्या लिखा हुआ है, संस्कृत भाषा और संस्कृत ग्रंथों का अभ्यास करता रहा और विनय पिटक लिखता रहा। बेसिकली जी, वो विनय पिटक पढ़ रहा था। विनय पिटक पाली में होता है, और पाली में जो होता है विनय पिटक, उस समय जो है पाली को संशोधित किया जा रहा था। तो उसमें पाली का जो संस्कारित रूप था वो पूरी तरह से संस्कारित नहीं था। उसको कुछ लोग कहते हैं हाइब्रिड संस्कृत। हुँ, ये हुँ, जो है पाली का जो संस्कारित था उसी को वो लोग संस्कृत कहते थे। आज का संस्कृत जो है ये संस्कृत नहीं था उस समय। पाली का ही वो वर्जन था जो कि विदेशों में भी, चीन में भी, या जो कुषाण वगैरह आए थे उनसे भी थोड़ा मैच कर जाए, जो बाहर से लोग आए थे उनसे भी थोड़ा मैच कर जाए, एक संस्कारित किया जा रहा था वो चीज था, उसको वो संस्कृत कहते थे। ये क्या कहेंगे कि वो जो संस्कृत है ना आज वाला संस्कृत था, वो नहीं था। अगर ऐसा होता तो विनय पिटक जो बात यहाँ पे लिख रहा है कि विनय पिटक लिखता रहा, तो संस्कृत सीख रहा था तो विनय पिटक संस्कृत में लिखता ना, फिर वो पाली में थोड़े जी, होता। पूरा का पूरा तो ये पाली में चीज थी। विनय पिटक पूरा इनका त्रिपिटक ही पाली में लिखा हुआ है। अब जी, देखिए ताओचिंग जब मध्य देश में पहुंचा तो उसने श्रमणों को देखा। ये लोगों ने शब्दों को सिर्फ चोरी किया है, याद कीजिएगा। उनके जितने शब्द थे चोरी किया, और आज बता देगा कि वो शब्द ना अब हमारे हैं। ये इनकी घालमेल है जो लोग नहीं समझ पाते। संघ का उत्कृष्ट आचार व्यवहार और बात बात में विनय का अनुसरण मिला। देखिए ये क्या कह रहा है कि उस वहाँ पे जो है ताओचिंग जो है जब मध्य देश में पहुंचा तो उसने श्रमणों को देखा। अब ताओचिंग जा रहा है वहाँ पे मध्य देश में, वहाँ पे भी वो श्रमण ही मिल रहे हैं। और क्या लिख रहा हुँ, है आगे कि विनय का अनुसरण मिला। विनय मतलब यही जो विनय पिटक है जो बौद्ध भिक्षु करते थे, पूरे भारत में घुमा तो उसको जो है क्या मिल रहे हैं, केवल बौद्ध भिक्षु ही मिल रहे हैं। तो बौद्ध भिक्षु मिल रहे हैं। अब महाविद्यालय में विनय पिटक के 18 स्कूल चल रहे हैं, 18 तरह के जो है विनय पिटक वहां पे पढ़ाई जा रही है। और जी, अगर संस्कृत सीख रहा है, आप समझ रहे हैं इस बात को, जी, इसका मतलब कि बौद्ध भिक्षु जो उस समय पढ़ते थे, जो लिखते थे, उसी को संस्कृत कहा गया है। हुँ, जो मतलब जैसे आज का, ए हाँ हाँ, एक सवाल ये है कि ये लोग कहते जी, हैं कि वहाँ संस्कृत भी पढ़ाई जाती है, क्योंकि मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें एक बुजुर्ग बता रहे थे कि यहाँ पर संस्कृत भी पढ़ाई जाती थी। हाँ तो हाँ इसका हाँ, इसका जवाब शायद जो आप बता रहे हैं यही है।
यही है। यहाँ पे इसने कभी नहीं कहा कि यहाँ पे वेद, रामायण, महाभारत या ब्राह्मण जो है वो आके पढ़ाता था, ऐसी कुछ चर्चा नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे जी। क्या चर्चा आ रही है कि विनय पिटक 18 तरह के विनय पिटक मिले। ये आप देखिए इसके प्रीवियस में कितने बुकों का नाम बताया इसने। संयुक्त धम्म हृदय अगर कि लगभग 6000 गाथा मिली, निकाय का सूत्र 2500 गाथा, ये जितने किताब बता रहा है, परिनिर्वाण वैपुल्य सूत्र का एक अध्याय 500 गाथा, महासंघिक अभिधम पिटक की बात कर रहा है, ये सारे के सारे बौद्धिस्ट ग्रंथ हैं। हुँ। ये जो हैं सारे के सारे बुद्धिस्ट ग्रंथ हैं और इन्हीं ग्रंथों को पढ़ रहा था। अब विनय पिटक वो लिख रहा था और पढ़ क्या रहा था? संस्कृत। यानी कि ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये पूरी प्रॉपर जो हैं ये क्या हो रही हैं? ये इन्हीं की है, बौद्धों की है। बौद्धों ने जो उस समय भाषा इजाद की थी उसी को संस्कृत कहते थे। आज की संस्कृत डिफरेंट है, आज की क्लासिकल संस्कृत है, जो इन लोगों ने जी। उसको भी चुरा के और कैप्चर कर रखा है। समझ गए आप इस बात को? ओके, ओके। ओके। तो अब ये देखिए यहाँ पे अब क्या होता है, तो ताओचिंग तो को चीन की। सॉरी सर, मैं जी, तो जी। थोड़ा-सा रोक रहा हूँ, किसी ने हुँ, तृप्ति करके हैं, सुपर स्टिकर भेजा है, बहुत-बहुत अच्छा, धन्यवाद। अच्छा। और ये क्या है, डा कौन से साइन में है? अ, मुझे इसका आइडिया नहीं है, अगर अच्छा, सर अच्छा, आप अच्छा, हो तो ज़रा। ये मैं बता देता हूँ, ये आपका वो ब्रिटेन का पाउंड है। अच्छा, अच्छा। ओके, जी, ओके। थैंक यू जी, थैंक यू। और आप लोग जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके लोगों तक पहुँचाएँ इस बात को, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। और ये हमारे, आपके और सब लोगों के मन में जो भी पहले उस हमें लगता है 99% लोग जो इस ब्राह्मणवाद के शिकार थे, आज भी अगर उनके मन में कहीं कुछ भी सवाल है, तो इस ये सब सवालों का जवाब आपको यहाँ पे बिल्कुल दे दिया जाएगा। और एक सवाल जो कहा जाता था, मैंने जब वीडियो देखा, नालंदा के बारे में पढ़ा, तो वहाँ बताई जाती थी संस्कृत पढ़ाया जाता था। तब से मेरे मन में एक कन्फ्यूज़न था, उसको जिसको अभी अभी शायद जो है कि साइंस जर्नी जी दूर कर रहे हैं, बात उसको उसके बारे में हाइलाइट कर रहे हैं। तो आप लोग भी उस पर थोड़ा नोटिस करिए और आगे देखते हैं। जी सर। जी, जी। तो सब लोगों को ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि उस समय जो बौद्ध भिक्षु पढ़ते थे उसी भाषा को ही संस्कृत कहा जाता था, जिसको ये लोग चोरी करके आज का संस्कृत बना रखे हैं। जी। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि ताओचिंग को चीन की प्रांत भूमि के भिक्षु संघ के अधूरे और विच्छिन्न विनय का स्मरण आया। अब उसको याद आया ना कि यहाँ पे जो मैं विनय पिटक पढ़ रहा हूँ, इसका ही जो है थोड़ा-सा डिस्टॉर्टेड वर्ज़न चीन में उपलब्ध है। वो ओरिजिनल वाला खोजने आया था भारत में, ओरिजिनल क्या है? जी। वहाँ पे भी वो चीज़ पहुँची थी, लेकिन थोड़ी-सी अलग-अलग हो गई थी। देखिए, ये बहुत बड़ी ध्यान की बात है। आज के लोग क्या कहते हैं कि अरे देखो त्रिपिटक में ये लिखा है, वो लिखा है। ये बंदा बता रहा है 5वीं सदी में कि चीन में उस समय जो चल रहा था वहाँ के भिक्षु संघ में विनय पिटक, उसमें भी थोड़ा-सा विच्छिन्न हो गया था, मतलब थोड़ा-सा अलग हो गया था, थोड़ा अधूरा था। जो वो खोजने भारत में आया था, उस समय इतना अंतर चल रहा था। इससे हुँ, ये हुँ। पता चलता है कि आज की डेट में भी अगर कोई किताब दिखा के त्रिपिटक का कह दे कि इसमें ये गलत दिया है, तो आपको उस पर दया दिखानी चाहिए कि ये बंदा अभी भी नहीं समझ पाया है। ये चीज़ जी। 5वीं सदी में भी बात चल रही थी कि उस समय भी कुछ क कहीं पे अधूरी आधी-अधूरी चीज़ें बताई जा रही थी, जिसको खोजने के लिए बंदा यहाँ पे आया हुआ था। लिखा हुआ है जी। यहाँ पर, देखिए ना। तो ताओचिंग की चीन की प्रांत भूमि के भिक्षु संघ के अधूरे और विच्छिन्न विनय का स्मरण आया, उसको याद आया वहाँ का, कि वहाँ पे तो ओके। विच्छिन्न था, अधूरा था। उसने शपथ के साथ कहा, अब से जब लोग बुद्ध न हों, प्रांत की भूमि में जन्म लूँ। मतलब उसके बाद से उसने ये कहा कि अब आज के बाद से ऐसा होता कि मैं ना बुद्ध की ही भूमि में जन्म लेता मैं, कि मतलब यहीं से ओरिजिनल चीज़ ही मुझे मिलती, वहाँ पे मुझे आधी-अधूरी ओके। चीज़ें मिली थी। हुँ, हुँ, फिर ये हुँ। लिखता है, फिर यह यहीं रह गया और वापिस न लौटा। तो फाहियान का तो मुख्य उद्देश्य था समग्र विनय ले जाकर हान के देश में प्रचार करना, निदान वह अकेला लौटा। फाहियान जो है उसको उसका उद्देश्य था कि यहाँ से जो है विनय पिटक को लेकर जाकर हान देश मतलब चीन देश में वहाँ पे ले जाकर प्रचार करता, लेकिन दुर्भाग्य से जो है वो अकेला ही जा पाया था। ये इतना ही चीज़ जो है नालंदा के बारे में उसने मेंशन किया हुआ है। तो ओके। यहाँ से हाँ, यहाँ से आपको जो है एक बात तो क्लियर हो गई होगी कि जो स्कॉलर्स थे उस समय के, उन लोगों ने भी जो बातें कही हैं, उससे साफ-साफ पता चलता है कि
हमारे यहाँ इतनी विकसित सभ्यता थी, हमारे यहाँ इतनी अच्छी सभ्यता थी, जिसको किसी षड्यंत्र के तहत दबा दिया गया, जला दिया गया, खत्म कर दिया गया और उन शब्दों को कब्जा करके और हमें जो है कुछ फर्जी कथा कहानी पकड़ाई गई। ऐसी कथा कहानी जिसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं, रत्ती भर भी सच्चाई नहीं। अच्छा, ये जब मैं पढ़ रहा था, ये यही चीज़ मैं पढ़ रहा था, तो एक और सवाल आया था इसमें कि मैं थोड़ी-सी चर्चा करूँगा अभी इत सिंह की। जी, इत जी। सिंह जो थे, वो भी स्कॉलर थे और भारत में वो भी आके पढ़ाई किए थे यहाँ पे 7th सेंचुरी में। तो उन्होंने तो बहुत डिटेल्स में लिखा है सारी बातों को। इत सिंह जो हैं, उन्होंने जितनी डिटेल में लिखा है, उतनी डिटेल्ड में किसी ने नहीं लिखा है इस ओके, इनके बारे में, ये नालंदा के बारे में। उन्होंने खाने-पीने, कैसे खाते-पीते थे, कैसे लोग सोच जाते थे, कैसे लोग पढ़ते थे, उनकी चर्चा की है। तो उसमें एक प्रसंग आता है जातक कथाओं का। ओके, हाँ, उस इस चीज़ को किसी ने आज तक नहीं खोजा है जो मैं आज यहाँ आपको बताने जा रहा हूँ। ये मैंने देखा बहुत सारे जो हैं अच्छे-अच्छे पढ़े-लिखे जो बंदे हैं, जो बुद्ध की कहते हैं आलोचना करने पहुँच जाते हैं कि अरे जा आप लोग कैसे कह सकते हो कि जातक कथा काल्पनिक है? जब त्रिपिटक में लिखा हुआ है, तो फिर जातक कथा तो पूर्वजन्म की घटना है, फिर आप लोग कैसे काल्पनिक कहते हो? तो वो जो है इत सिंह की ये लोग किताब नहीं पढ़े हैं, नोट्स नहीं पढ़े हैं। अगर वो पढ़े होते तब इन लोगों को पता चलता कि भाई साहब इत सिंह उसी समय बोल के जा रहा है कि जातक कथा जो है उसको शिलादित्य नाम का एक विद्वान जो था, एक राजा था, उसने लिखवाया था। ओके, शिलादित्य जो है उसने लिखवाया था और शिलादित्य के कारण ही जो है वो चीज़ जो है लोगों में आई और लोगों ने उसको उस समय वो काल्पनिक बता रहा है। इसको मैं रुकिए शेयर कर देता हूँ, इसको मैं हटा के। जी, लोगों को भी दिख जाएगा। ये दिखाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जी, ये जी, इसी से जुड़ा हुआ मामला है। जब हम नालंदा की बात करते हैं, वहाँ के स्कॉलर्स की बात करते हैं, तो लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है। जी, इसको शेयर कर दीजिए। नहीं, ये वाला हटा दीजिए। हाँ, ये वाला शेयर कर दीजिए। इसमें देखिए मैं आपको जो है इसको पढ़ के सुना देता हूँ, ये क्या लिखा हुआ है। थोड़ा ज़ूम हो सकता है तो कर आपकी तरफ से? हाँ, हाँ, ज़ूम करता हूँ मैं इसको। 1 मिनट। हाँ, ये जो है, ये ज़ूम हो पा रहा है? जी, जी। ओके, ओके। 1 मिनट। हुँ। तो इसमें शुरू से देखिए मैं थोड़ा-सा इसमें थोड़ा-सा ही ज़िक्र करूँगा। ये भी वहीं का स्कॉलर था नालंदा का। इस बंदे ने जी, उसी समय लिख लिया। देखिए ये बताता है कि एक बार राजा शिलादित्य ने, जिसे साहित्य से अत्यंत प्रीति थी, आज्ञा दी कि हे कविता के अनुरागियों, कल सवेरे अपनी कुछ कविताएँ लाकर मुझे दिखलाओ। ओके, शिलादित्य जो है, जितने साहित्य प्रेमी जो लोग थे, सबको आज्ञा दिया कि जो जितनी कविता लिख सकता है, लिख कर लाकर मुझे दिखाओ। जब उसने उन्हें इकट्ठा किया, तब उसकी 500 गठरियाँ बनी। समझ रहे हैं? 500 जी, गठरियाँ बनी और आज के डेट में 540 540 जातक कथाएँ अवेलेबल हैं। और ये बता रहा है 7th सेंचुरी में कि उस समय जो है 500 गठरियाँ तब बन गई थी जातक कथाओं की। फिर देखिए, और परीक्षा करने पर जान पड़ा कि उसमें से बहुत सी जातक मालाएँ हैं। जब उसने खोजा उसमें पता चला कि इसमें से बहुत सारी जो कथाएँ जो हैं, वो तो जातक कथाएँ हैं, जातक मालाएँ हैं। इस वृत्तांत ओके, से मनुष्य समझता है कि जातक जो माला है, प्रशंसात्मक कविताओं के लिए सबसे सुंदर प्रिय विषय है। ये समझे जी, आप? ये उसने कहा कि जो जितनी कविता बना सकता है बना के लेकर आओ। यहाँ पे ये सो प्रशंसात्मक, प्रशंसा के भाव से कविता जो बना-बना के लोग वहाँ पे दिए थे, वो जातक कथा थी। अब आगे देखिए। राजा शिलादित्य ने बोधिसत्व जितुवाहन की कथा को, जिसने एक नाग के स्थान में अपने आप को सौंप दिया था, श्लोकबद्ध किया था। ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ से जी, आपके कृष्ण कृष्ण वाला पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा आपका। जी, जी, ये कहता है कि राजा जो शिलादित्य जो है वो बोधिसत्व जिमुत वाहन, जो जिमुत वाहन का जो एक कथा है, उनको बोधिसत्व कहा गया है। वही जिमुत वाहन को आज कृष्ण भी बनाया गया है। ये देखिए इसमें अभी हल्की सी झलक आएगी। तो बोधिसत्व जिमुत वाहन की कथा को जिसने एक नाग के स्थान में अपने आप को सौंप दिया था। नाग मतलब समझ रहे हैं ना, इन कृष्ण का भी हमेशा नाग से जोड़ा गया है, नाग के ऊपर ये किए हैं, जी, वो जी, जी, किए हैं। हाँ, जी, डांस किए तो हैं, जी। हाँ, डांस किए हैं। तो उसको इसने श्लोकबद्ध किया था।
ठीक है? इस अनुवाद का संगीत, शब्दार्थ, तार और बाँसुरी का रूप दिया गया था। ये ओके। देखिए जी। हाँ, जो संगीत वाली जो बात है कि यहाँ पे बाँसुरी और उसको संगीत के रूप में वो चीज़ यहाँ पे आती है चर्चा कि उस वो जो हैं, वो संगीत भी करते थे, बजाते थे। तो संगीत हुँ। बजाना या किसी ऐसे नायक को उभार कर लाना जो संगीत भी बजाता हो, ये भी जातक कथा में ऑलरेडी मेंशन है। अच्छा, जी। वह इसे बाजों के साथ गाता था और साथ-साथ नृत्य और अभिनय भी होता था। इनके साथ भी रासलीला की बात आई है। जी, बाँसुरी जी, जी। बजाते थे, रासलीला की बात आई है। इस प्रकार उसने उसे अपने समय में सर्वप्रिय बनाया। तो देखिए, ये इस कथा कहानी को शिलादित्य ने वो बनाया था। बोधिसत्वजित महान को उसने क्या जी, जी, लिख रहे हैं, जी। सर्वप्रिय बनाया। उसने सर्वप्रिय बनाया था। हुँ। तो यहाँ से आपको देखिए कि जातक कथाओं के जो चरित्र हैं, ये खुद कह रहा है कि उसने कहा कलेक्शन के लिए लोग बना-बना के लाएँ फिर उसको इसने प्रसिद्ध किया, उसके पहले वो नहीं प्रसिद्धि थी। राजाओं ने इन कहानियों को, कथा कहानियों को प्रसिद्ध किया, ये किया। आगे आप देख सकते हैं इसमें और भी इसने बताया ये अश्वघोष की भी बात करते हैं कि उन्होंने काव्य गीत और सूत्रालंकार लिखा हुआ था। इनकी किताबें पढ़-पढ़ के पता चला कि भारत में कोई जो है सबसे बड़ा जो कविकार था वो अश्वघोष थे। ये सारे बुद्धचरितम लिखा था, इनकी किताब से पता चला। तब भारत में खोजाई शुरू हुई। ये देखिए लिख ओके। रहे हैं कि इसमें तथागत के जीवन के उस समय से लेकर वह अभी राजभवन में ही था। साल वृक्षों की पंक्ति से लेकर उनके जो है अंतिम समय तक के सारे सिद्धांतों के कार्यों का वर्णन है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सब पढ़ के लोगों को पता चला कर्निंघम वगैरह को कि यहाँ पे हमें खोजना पड़ेगा कि क्या इस नाम की किताब है, पता चला कि नहीं है। एक किताब मिली उसमें 14 सर्ग थे, 28 सर्ग होने चाहिए थे अधूरी किताब, तब चीन से पता लगाया गया, तिब्बत से पता जी। लगाया गया, तब वहाँ से पता चला कि कुछ चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल है। तो ये हमारे नालंदा विश्वविद्यालय की करामात है, जहाँ से पढ़ के बच्चे जो हैं, यहाँ से पढ़ के विदेश में गए, जो-जो बातें लिख के गए थे, वो चीज़ें अंग्रेज़ों ने जब पढ़ी या खोजनी शुरू की तब भारत का इतिहास पता चला, कि हमारे जी। यहाँ ये चीज़ें थीं, ये चीज़ें थीं। अब ये बताइए यहाँ पे लिखा था ना कि ये एक राजा मँगवा रहा है, जातक कथा है, लोग ला के दे रहे हैं, फिर उसकी चर्चा कर रहा है, उसको प्रशंसा अब कौन व्यक्ति जो कहेगा कि नहीं, नहीं ये जो चीज़ है ये हकीकत है। अब कोई कहते जी। है कि जातक कथा हकीकत है, वो मूर्ख है कि नहीं है? आप ये सोचिए। जी, तो बिल्कुल। हाँ, हाँ, तो ये चीज़ें हैं ना, ये लोग नोट्स कभी नहीं पढ़ते हैं कि 7th सेंचुरी में भी उसको कथा ही माना जाता था। आज लोग उसको पुनर्जन्म से जोड़ देते हैं कि उनकी पुनर्जन्म की घटना है, ये है, वो है। तो ये अभी भी आपने जो आज का टॉपिक लिया है नालंदा का, इस नालंदा से इतना जो सारा भारत का जो रहस्य है, वो यहीं पे छुपा हुआ है। यहाँ से जो लड़के पढ़ के गए हैं, उनके नोट्स को बहुत बारीकी से ट्रांसलेशन भी सही नहीं हुआ है। ट्रांसलेशन जी। को फिर से दोबारा करने की ज़रूरत है। उनके छुपे हुए पहलुओं को निकालने की ज़रूरत है। बहुत कुछ अभी पता चलने वाला है यहाँ पे। अच्छा, अभी जो नालंदा की खुदाई हुई है, हुँ, हुँ। अभी जैसा कि मैंने सुना था कि अभी शायद 10% या 20% के आसपास की खुदाई हुई है। जी, इसके लिए आपका जी। क्या? खुदाई में तो भारत सरकार जो है वो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट भारत का जो है बहुत पीछे है। ये लोग जो हैं इतना ज़्यादा पीछे हैं आर्कियोलॉजी में कि उसका कोई हद ही जवाब नहीं है। कभी भी ये लोग 1 मिनट ये क्या आ गया? हुँ, हुँ। ये लोग जो है एक रिपोर्ट आई हुई है जो ब्रिटेन के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से हैं, चक्रवर्ती हैं, एस चक्रवर्ती। उन्होंने पूरा एक लिस्ट डेटा जारी किया हुआ है। उस डेटा में ये दिखाया गया है कि भारत के 95% जो साइट्स हैं, उनकी एक्सकवेशन रिपोर्ट की फाइनल रिपोर्ट ही नहीं सौंपी जाती है। ओके। सिर्फ़ जो है 3, 4, 5% जो है उसी की रिपोर्ट सौंपी जाती है। अभी भी आप न्यूज़पेपर में देखेंगे तो आपको अचानक से पता चलेगा किसी दिन कि वहाँ खुदाई से ये चीज़ मिलेगा। लेकिन कभी भी ये आपको नहीं बताया गया है कि जो न आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट किस-किस साइट पर खुदाई कर रहा है। ये कभी नहीं बताया जाएगा। 1-2 खबर आपको आएगी अचानक से कि अच्छा वहाँ पे ये चीज़ मिल गया, वो चीज़ मिल गया, जो ये लोग हाइलाइटेड करते हैं। बाकी उन सारी बातों को वैसी जो है 100 जगह खुदाई चलती है, उसकी रिपोर्ट को दबा देते हैं।
जो इनके अगेंस्ट में जाता है, जो इनके बिल्कुल ही विपक्ष में जाता है, या जहाँ इनको ऐसा लगता है कि इसको हम लोग अगर हाइलाइटेड किए तो हमारी पोल खुल सकती है, लोगों को भारत का एक्चुअल इतिहास पता चल जाएगा, उसका ये लोग रिपोर्ट ही प्रकाशित नहीं करते हैं। जी। ये हालत है एक्सकवेशन की। तो ये 10% की जो आप बात कर रहे हैं कि 10% 20%, ये बिल्कुल सही है। कभी इन लोगों ने भारत में एक्सकवेशन पे कभी भी अच्छी तरह से इन लोगों ने काम नहीं किया है भारत में। जितनी तेजी से विदेशों में काम हुआ है आर्कियोलॉजी पे, भारत में नहीं करता है, कभी नहीं करते हैं ये लोग। इतनी सारी साइट्स पड़ी हुई है, आप देखिए वहाँ पे साउथ में खेजड़ी जो जगह है, वहाँ पे जी। 300 साइट फाइंड आउट किए गए हैं, और वो मौर्यन से पहले की साइट पता चल रही है। उसको भी 2018 तक फंडिंग इन लोगों ने बंद कर दी, उसकी फंडिंग देना बंद कर दिया। सिर्फ एक साइट पे काम चल रहा था, उसको भी फंडिंग देना बंद कर दिया। फिर स्टेट गवर्नमेंट ने अपने पैसे लगाकर उसकी खुदाई को चालू किया था, उसमें भी विवाद हुआ। तो ये तो हालत है भारत के आर्कियोलॉजी आर्कियोलॉजी जी। डिपार्टमेंट की। जी। अच्छा सर, एक सवाल और था इसमें कि ये जो सारीपुत्र मेमोरियल की जो बात होती है, उसकी क्या थोड़ा सा उस पे हाईलाइट करें? जी, सारीपुत्र जो है ना, इनका भी यहाँ पे मिला है नालंदा में। मोगलीपुत्र जो हैं, सारीपुत्र मोगलायन जो हैं इनका। जी। तो एक्चुअल में ये जो थे ना, ये सम्राट अशोक के समय में माने गए हैं। सम्राट अशोक के मोगलीपुत्र तीस और इस तरह के सारीपुत्र ये लोग माने गए हैं। ये लोग क्या थे कि उस समय हेड थे। जो भी इनके जो डिफरेंट जो बौद्ध भिक्षु संघ था, उनके जो है ये लोग हेड थे, ये हेड थे। तो ऐसे और भी कई लोग थे अलग-अलग जगहों पे जो हेड थे, इन लोगों को भी इनकी जो अस्थियाँ मिली हैं, आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में जब ये लोग मरते थे तो मरने के बाद से हड्डियां जो हैं उसको दफनाकर स्तूप बना दिया जाता था, और खुदाई हुई तो बहुत सारे भिक्षुओं की स्तूप मिलते चले गए हैं। दुर्भाग्यवश ऐसा रहा, दुर्भाग्य शब्द तो अच्छा नहीं है इस्तेमाल करना जी। यहाँ पे, लेकिन ऐसा इन लोगों ने किया कि ये सारी चीजें ना नष्ट भी कर दी गई हैं। कुछ पर अभी एक रिसर्च पेपर मैं पढ़ रहा था, वहाँ पे पाया गया कि 5 जो हैं 5 साइट का खुदाई हुई, जो स्तूप हैं वहाँ पे अलग-अलग भिक्षुओं के ये मिले हैं कलश, और उनको जो है ये लोग शिप से ले जा रहे थे, अब दावा कर रहे हैं कि वो नष्ट हो गई। अब क्या ऐसा उसमें चीज़ था कि इसको ये लोग नष्ट कर दिए, बर्बाद कर दिए? क्या उसमें पोल खुल रही थी? ऐसा-ऐसा ये लोग काम करते हैं, खुदाई से इतनी बेरहमी से ये लोग नष्ट कर देते हैं ये पुरातात्विक। उससे तो अच्छा होता कि खुदाई ही नहीं करते, कम से कम बची है रहती नहीं। ना, भविष्य में कोई हाँ। सरकार आके खुदाई करके खोज के निकालती। तो जी। जी। ये जो है ना, ये लोग इस तरह से नष्ट कर देते हैं, तो इनका मिला हुआ है नालंदा महाविहार से ही मिला है। इसके इस दावे से ये पता चला कि नालंदा महाविहार जो है वो मौर्यन काल का हो सकता है। नालंदा महाविहार को इन लोगों ने लिखा है कि ये गुप्त काल का है, लेकिन वहाँ पे उन भिक्षुओं के वहाँ पे स्तूप और उनके जो स्तंभ मिल गए, जो सम्राट अशोक के समय में थे। तो ये दावा कि गुप्ता वंश ने ही नालंदा को बनवाया था, ये दावा अब नए जो स्कॉलर्स हैं वो नहीं मान रहे हैं। ये झूठ कह रहे हैं जी। कि इन लोगों ने झूठी बातें प्रोपेगेट की है। जी। ओके। तो ये अच्छा सर, एक बात, अभी एक सवाल किसी ने करी है, मैं उनका नाम नहीं यहाँ पे अब दिखाऊंगा आपको। हुँ, उन्होंने हुँ। कहा है कि एक मिनट, रिलेटेड टू रीबर्थ इन बुद्धिज्म, जो हुँ, सबसे बड़ा सवाल, हालांकि आपने इसका जवाब दिया अभी, पर एक हुँ, बार हुँ। फिर से इसको जरा सा हाईलाइट करने की कोशिश करें कि जो रीबर्थ की बात आती है, ये लोग कहते हैं कि बुद्धिज्म में जो है कि रीबर्थ का जो कंसेप्ट है वो हुँ, है। हुँ। देखिए, सबसे पहले तो एक बात आप समझिए कि बौद्ध मार्ग जब खत्म हुआ, जब 9वीं 10वीं सदी से खत्म किया गया, तब पूरी दुनिया में सारे ईश्वरवादी धर्म उभरे हुए थे। उधर क्रिश्चियन वो भी गॉड को मानते थे, इस्लाम भी उभरा था, सिख 6-7 सेंचुरी में वो भी गॉड को मान रहा था। अब भारत से भी जो नए-नए ये उभर रहे थे, जैसे शंकराचार्य उभरा, जैसे रामानुजाचार्य उभरा, ये सब भी गॉड को मानने वाले थे। बौद्ध मार्ग में गॉड नहीं था, एक पॉइंट क्लियर हो गया कि पूरी दुनिया में जो चीज़ थी, वो यहाँ इसमें नहीं थी। तो ये उन चीज़ों को ख़त्म कर रहे थे, जो-जो चीज़ है उसमें नहीं थी, इन लोगों में थी। गॉड उनमें नहीं था तो ख़त्म किए। आत्मा नहीं थी बौद्ध मार्ग में, तो भी उसको ख़त्म किए।
आत्मा इनमें थी। अच्छा, पुनर्जन्म, पुनर्जन्म तो ब्राह्मण धर्म में है। जी, रामानुजाचार्य भी पुनर्जन्म मानता है, शंकराचार्य भी मानता है, पूरा ब्राह्मण धर्म मानता है। लेकिन बौद्ध मार्ग अगर पुनर्जन्म को मानते होते तो फिर उनको खत्म ये क्यों करता? ये तो उसको अपना पार्ट बना लेता ना, उसको खत्म करने की क्या जरूरत पड़ती? तो इन लोगों ने इसलिए खत्म किया कि पुनर्जन्म उनमें नहीं था। हर उस जी, चीज को इन लोगों ने मिटाया जो चीज उसमें नहीं थी। पुनर्जन्म जो है बौद्ध मार्ग में कहीं है ही नहीं। अगर पुनर्जन्म होता तो सबसे पहले बुद्ध बुद्ध का ही पुनर्जन्म होता। जी, होता कि नहीं होता बुद्ध का? भाई बुद्ध का होता, उनके जितने भी लोग हैं उनका होता, जो सम्राट अशोक थे उनका पुनर्जन्म होता। वो लोग सब लोग अपने इंस्क्रिप्शन, रॉक इंस्क्रिप्शन में लिखवा के जाते कि भैया हमारा पुनर्जन्म होगा। हम लोग मानते हैं हम लोग। बाबा साहब ने किताब लिखी है, उसमें साफ साफ मेंशन किया है कि पुनर्जन्म जो है, पुनर्जन्म व्हाट, किस चीज का पुनर्जन्म? वो बोलते हैं कि अगर कोई इंसान मर जाता है, खत्म हो जाता है, तो चार भूत होते हैं, चार तत्व होते हैं, अग्नि, जल, वायु और ये पृथ्वी। पृथ्वी। हाँ, ये चार जो भूत हैं, तत्व हैं, ये चार तत्वों में विलीन हो जाते हैं। अब फिर कोई नया जन्म होता है तो इन चार तत्वों से मिलकर होता है। लेकिन ये वो वही चीजें नहीं रहते हैं जो कोई विलीन हुआ है, उसी के जी, नहीं होते हैं। जैसे ये लोग आत्मा कहते हैं कि अरे शरीर जो है खत्म हो गया, उसमें से आत्मा निकली और वो आत्मा जाकर किसी दूसरे शरीर में घुस गई तो फिर से पुनर्जन्म हो गया। ये लोग यही कहते हैं ना। बुद्ध जी, मार्ग में आत्मा है ही नहीं, तो इस ये जो शरीर खत्म हो रहा है बौद्ध मार्गियों का, जला दिया जा रहा है, तो इसमें से क्या निकल के जाकर पुनर्जन्म ले रहा है? सवाल तो ये खड़ा होगा ना। जी, ये इस चीज को नहीं पकड़ते हैं कि भाई साहब पुनर्जन्म होने के लिए लॉजिक की जरूरत है। आप किस तरह से पुनर्जन्म स्थापित करोगे? ब्राह्मण धर्म ने सबने कहा कि हमारे यहाँ भाई आत्मा निकल के दूसरे में घुस जाती है इसलिए पुनर्जन्म होता है। तो आपको ये साबित करना पड़ेगा ना कि बौद्ध मार्ग में से निकल के क्या चीज जा रहा है कि पुनर्जन्म हो रहा है। अरे आपको पाली जी, नहीं आती है, आप उनके शब्दों को नहीं समझ पाते हैं, तो आप जो है भानुमती का रोड़ा, कहीं की मिट्टी कहीं कहीं का रोड़ा कहीं से उठाया कहीं पे जोड़ा करके पुनर्जन्म यस, थोड़े साबित कर देंगे। आप जी, जो है उसके पाली के शब्द को समझ नहीं पाते हो। इंग्लिश ट्रांसलेशन में जाओगे तो इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है वो बेचारे बहुत सारी गलती किए हुए हैं। अब मान लेते हैं कि उसके पास जो है कोई शब्द नहीं मिल रहा है तो उसको जो शब्द पता है वही शब्द इस्तेमाल करेगा। उसको पकड़ के आप बैठोगे कि अरे रीबर्थ उसने कह दिया तो इसका मतलब इसमें रीबर्थ होता है, इसमें रीबर्थ है ही नहीं। इसमें जो रिइंकार्नेशन नहीं है, तो नहीं है तो आप जबरदस्ती क्यों डालोगे? सवाल ये है लॉजिक का। बौद्ध मार्ग लॉजिक पे चलता था। अगर उसने गॉड जी, का डिनाई किया तो पूरे त्रिपिटक में उसने इतने सवाल खड़े कर दिए गॉड पे, इतने आत्मा पे उसने इतने सवाल खड़े कर दिए कि तोड़ तोड़ के फेंक दिया। अगर पुनर्जन्म उस समय होता तो वो बताता ना भाई कि कैसे पुनर्जन्म हो रहा है। क्यों नहीं बताया बुद्ध मार्ग ने? बुद्ध मार्ग ने तो कभी नहीं बताया पुनर्जन्म के बारे में। ये लोग आगे बता रहे हैं कि भाई पुनर्जन्म होता है। कैसे होता है भाई, बताओ तो हमें। तो यहाँ पे देखिए निष्पक्ष आवाज सवाल खड़े करने की जरूरत है कि भाई जो कहे ना कि पुनर्जन्म होता है उसे पूछिए कैसे होता है। तो बताओ भैया, आके जी, लॉजिक दो हमें। ये मत बताओ कि उसमें लिखा है क्योंकि तुमको शब्द नहीं समझ में आता है। वो कह रहा है, बाबा साहब भी ये बात लिख के गए हैं और इनके सारे धार्मिक ग्रंथों में भी ये बात लिखी है कि जो विलीन हो जाता है, विलीन होने के बाद से कुछ बचता नहीं है जो जाकर नया जन्म ले लेगा। उन्होंने बोला है, देखिए जैन मार्ग में बौद्ध मार्ग में टकराहट किस बात की थी? एक ही बात की टकराहट थी। उसने कहा जैन मार्ग ने जी, कि एक कोई परम तत्व है जो नियत होता है। नियत मतलब कांस्टेंट है, जो क्षणभंगुर नहीं है। तो पूरा शरीर अगर नष्ट हो जाए तो वो परम तत्व नष्ट नहीं होता है। वही परम तत्व जो है फिर एक दूसरे शरीर को क्रिएट करता है। ये जैन मार्ग का कंसेप्ट है। तो जी, उन लोगों ने उस परम तत्व को माना कि पूरा शरीर नष्ट हो जाएगा, वो परम तत्व नष्ट नहीं होता है। उसी शब्द को बाद में जाकर आत्मा आत्मा कहा जाने लगा। ये जैन मार्ग का कंसेप्ट है, बौद्ध मार्ग का नहीं है। बौद्ध मार्ग ने तो कहा, किसी भी ब्रांच को उठा लीजिए ना, चाहे शून्यवाद उठा लीजिए, चाहे आप जो है योगाचार उठा लीजिए, सर्वस्तिवाद ही उठा लीजिए, ये सब कहते हैं तो क्षणभंगुर है। पूरा शरीर जो है क्षणभंगुर है, कोई भी चीज नियत नहीं होती है। जब नियत नहीं होगी तो वो कैसे, जब शरीर खत्म हुआ तो उसके साथ वो भी खत्म हो गई। फिर बचा क्या इसमें से निकल के जो जाके पुनर्जन्म करेगा? कुछ नहीं बचा जी, ना। यहाँ पे पुनर्जन्म का मतलब जो है एक ही जीवन में विचारों का परिवर्तन। बुद्ध ने विचारों के परिवर्तन को वो कहा है,
पुनर्जन्म या रीबर्थ जिसको लोग कहते हैं, जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, वो चीज़ है। अच्छा, आप इसमें आए थे एक जी। चीज़ मैं जोड़ूँ अगर समझाने के लिए, हुँ, अगर हुँ, आप हुँ। सही हो तो आप बताएँ। एक जन्म पुनर्जन्म का कांसेप्ट मतलब बुद्धिज़्म में इस तरह से जोड़ा गया होगा कि जैसे मैंने 30 साल तक धर्मों के अंदर रह के सारी हुँ, हुँ। गंदगी जो भी थी फॉलो करी, उसके अंदर उसके अंदर मतलब पूरा पाखंड में लिप्त था, और जैसे ही मैंने उसको छोड़ कर के बाहर आया, तो क्या आपके हिसाब से इसको पुनर्जन्म कहा गया कि भाई आपने फिर से अगला अपना जो है कि विचार बदला और नए नए तरीके से आगे बढ़े? जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। एक्चुअल में हाँ, पहले जैसे उँगलीमाल है। उँगलीमाल जो था उसके बारे में जो आई है कहानी कि पहले वो हिंसक था, उसका पुनर्जन्म हो गया। अपने हिंसक चीज़ को छोड़ के वो भिक्षु बन गया। उसने अपनी निर्दयता छोड़ दी, उसने अपनी सारी चीज़ें छोड़ दी, वो एक इंसान बन गया, दयालु इंसान बन गया, तो उसका पुनर्जन्म हो गया, उसके विचारों का परिवर्तन हो गया। इसको कहते हैं पुनर्जन्म, जो बौद्ध मार्ग का हिस्सा है। कुछ बेवकूफ़ व्यक्ति जो हैं इसको समझ नहीं पाते हैं, इस शब्द को उठाते हैं पुनर्जन्म, उसको ले जाकर जो ब्राह्मण धर्म वाला पुनर्जन्म है, जिसमें एक आत्मा है, एक शरीर से निकल के दूसरे आत्मा जो घुसने वाली जो बात होती है, उसको जोड़ देते हैं कि वो पुनर्जन्म की बात हो रही है। जब पूछा जाता है कि भैया उसमें तो आत्मा निकल रही है, इसमें क्या निकल के क्या हो रहा है बताओ ना हमें? नहीं बताते हैं। यहाँ पे सिर्फ़ ये बात समझने की ज़रूरत है कि वहाँ पे शरीर से कुछ निकल रहा है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे विचारों का परिवर्तन हो रहा है। ठीक है ना? ये कांसेप्ट है, ये चीज़ जो है जी, 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 जी। टर्मिनोलॉजी का अंतर है। विचारों का परिवर्तन ही बौद्ध मार्ग में इसको पुनर्जन्म कहा गया है, कि आपके विचार परिवर्तन हो गया, आपका पुनर्जन्म हो गया। बस यही चीज़ है। जी। तो एक ये बुद्ध के 4 जी, जी, जी। अच्छा तो इसमें जो है मेरे ख़्याल से आप कुछ प्रश्न रख रहे थे। ओके, ओके। जी, आप कंटिन्यू करें 1 मिनट के लिए। ठीक है, ओके। तो इस तरह से जो है हम देखते हैं साथियों कि हमारा जो इतिहास है बहुत छुपा हुआ है, बहुत दबाया गया है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि लोग नहीं समझ पाए हैं और मुझे तो एक बात हमेशा ये समझ में नहीं आती है कि आप लोगों ने बुद्ध को अवतार बना दिया, ज़रूरत क्या थी? आपने ये दिखाने की कोशिश की कि भाई बुद्ध हमारे हैं। आपने उनके महाविहारों पे कब्ज़ा किया, आपने अपनी सारी कलाकृति भी बुद्ध की तरह बनानी शुरू की है दिखाने के लिए कि बुद्ध हमारे हैं। फिर आपको दिक्कत किस बात की है बुद्ध से? आपके जो बच्चे हैं दिन-रात फिर बुद्ध को गाली भी दे रहे हैं, दिन-रात जो है बुद्ध से आपकी टकराहट भी हो रही है, बुद्ध की एक्चुअल फ़िलॉसफ़ी सुनने में भी तकलीफ़ हो रही है। दिक्कत फिर अपनाया क्यों था? अवतार क्यों बनाया था? ये सवाल आता है। जी, जी। आप उनको अपना के उन्हीं के विचार सुनने में फिर आपकी कौन-सी ऐसी नस दब रही है? ऐसी कौन-सी आपकी दिक्कत है जो आप अपनाना भी चाह रहे हो जब एक्चुअल सच्चाई जो सामने आ रही है फिर आपकी नस भी दब रही है, आपको बड़ी तकलीफ भी हो रही है। तो ये जी, पॉइंट जो है ना ये समझने की ज़रूरत है कि ये लोग जो है किस तरह से बुद्ध को ये कभी पचा भी नहीं पाए। इन्होंने सबको पचा लिया, सबका ब्राह्मणीकरण किया, बुद्ध का भी ब्राह्मणीकरण करण करना चाहा, लेकिन उनके विचार फिलॉसफी ही इतनी तगड़ी थी कि ये इसको जो है कभी दबा नहीं पाए, तो फिर इन्होंने निर्णय लिया कि भैया उसको खत्म ही कर दो। सारी चीज़ें इनकी जी, जलवा दो, खत्म कर दो, हम इनको ना जीत नहीं पाएँगे विचारों से, तर्क-वितर्क से नहीं जीत पाएँगे। जी, जी। जी। जी, जब विचारों से ना जीत पाओ तो उन्हें नष्ट कर दो, उन्हें जलवा दो। हुँ, और हुँ, इसका मतलब कि ये जो हम लोगों का जो मतलब डिस्कशन का जो मुद्दा था, ये ख़ासकर कि नालंदा का असली गुनहगार कौन? तो हुँ, मुझे हुँ। लगता है कि लोगों को ये बातें समझ में आ रही होंगी कि इसके असली गुनहगार कौन लोग हैं। जी। तो उन वो लोग हैं मेरे मैं अपना अगर ऐसे विचार रखूँ तो वो लोग हैं जो शिक्षा विरोधी हैं, जो हुँ। बुद्ध विरोधी हैं, जो देश विरोधी हैं, जो मानवता विरोधी हैं। इस पे क्या कहेंगे आप? तो मेरा ये विचार है कि यही वही लोग हैं मतलब वही लोग उसे बुलाया होगा जो बुद्ध विरोधी हैं, जो मानवता विरोधी हैं, जो देश विरोधी हैं, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ वर्चस्व चाहते हैं। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा है ये पॉइंट को कि
जिन लोगों में भी जिनको भी बुद्ध से तकलीफ है, तो समझिए उनको बुद्ध से नहीं तकलीफ है, उनको तकलीफ है सत्य से, उनको भारत के इतिहास से तकलीफ है, जो आर्कियोलॉजी में जो मिल रहा है, जो जमीन के नीचे जो सबूत दबा हुआ है, जो खुदाई में निकल रहा है, उससे उनको तकलीफ है। उनको तकलीफ उस इतिहास से है जो उनके पुरखों ने दबा दिया था, और ये आज जो है वो फिर से उसको षड्यंत्र के तहत दबाना चाहते हैं। जो सच्चाई नहीं सुनना जी, चाहते हैं उन्हीं को दिक्कत है। नहीं तो कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा, कौन सा ऐसा मूर्ख व्यक्ति होगा जिसको अपने ही देश के असली इतिहास से दिक्कत हो। कोई भी व्यक्ति होगा, इवन किसी भी देश का हो, उसको अपने देश के इतिहास से क्या प्रॉब्लम है। अरे जो सच्चाई है, जो निकल के आ रही है, जो उसकी एक्चुअल सच्चाई है, उसको तो स्वीकार करना चाहिए कि हमारे पूर्वज हैं। जो नहीं जी, स्वीकार कर रहा है, इसका मतलब समझिए कि वो मान रहा है कि वो खुद विदेशी है, यहाँ का है ही नहीं। जो अपने भारत के जो पूर्वज हैं, उनको जो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब वो मान रहा है कि वो भारत की नस्ल ही नहीं है। वो कहीं और की नस्ल है, और उसे लग रहा है कि भारत की सच्चाई बाहर नहीं आनी चाहिए। ये हम लोगों को समझना होगा इस जी, बात को। जी। जी, सर मैं पूछ रहा था, जो भी अभी मेरी आवाज़ थोड़ी कट रही थी, तो उसके पहले मैं जी। पूछ रहा था कि बुद्ध के जो 4 मार्ग बताए गए हैं, अगर आप उसको थोड़ा-सा हाइलाइट करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम वो करेंगे, और अगर आप इजाज़त देंगे तो 1-2 गेस्ट भी 1-2 अपने कॉलर्स को भी ले लेंगे। जी, जी, जी। ओके। देखिए, बुद्ध ने जो अपने जो 4 आर्य सत्य दिए हैं, उसमें एक सीधी-सी बात है कि उन्होंने इसी के माध्यम से ही अपनी बात जो है पूरी दुनिया में आगे बढ़ाई थी। और जी, ये जो 4 आर्य सत्य थे, उसमें हम लोगों को समझना होगा कि इन्हीं 4 आर्य सत्य के दम पे बुद्ध आगे बढ़े। आज की डेट में बहुत सारे ऐसे नास्तिक लोग हैं जो प्रचार करते हैं एथिज्म का, या साइंस के माध्यम से प्रचार करते हैं। लेकिन बुद्ध एक ऐसे अकेले व्यक्ति थे जिन्होंने खुद ही रिसर्च की, और आज की तरह जैसे न्यूटन हो गए, आइंस्टीन हो गए, पास्कल हो गए, या फिर आप देखिए तमाम इतने पूरी लिस्ट एक लगी हुई है साइंटिस्टों की। ये सब लोग मिलके, जी, गैलीलियो हो गए, ये सब लोग मिलके जो है एक निष्कर्ष आता है। लेकिन उस समय बुद्ध ने जो चीज़ें खोज की, वो अकेले अपने ही दम पर खोज की, और ये वही 4 आर्य सत्य थे। इन 4 आर्य सत्यों में उन्होंने दुःख के बारे में बताया कि जो जी, इंसान है उसमें एक्चुअल में दुःख है। अब दुःख है तो उसका कारण भी होगा, कारण होगा तो फिर निवारण भी होगा, निवारण होगा तो कैसे निवारण होगा? ये सारी चीज़ें जो हैं, ये 4 आर्य सत्य में आती है। तो अब उसमें क्या होता है कि जो निदान वाली बात है, उसमें वो अष्टांगिक मार्ग देते हैं कि इन अष्टांगिक मार्गों से आप जो है वो निदान भी कर सकते हैं। तो ये 4 आर्य सत्य जो हैं, यही इनका मूल था बुद्ध का। बाकी की ओके, उनकी जितनी बातें थीं जो अब लोगों के जो दुःख है उसको दूर करने की, वो धीरे-धीरे लोग उनके पास पहुँचते गए, पूछते गए। लोगों ने जैसे-जैसे सवाल क्रिएट किए हैं, उसका वो जैसे-जैसे सॉल्यूशन देते गए, उन्हीं सब को कंपाइल करके बौद्ध भिक्षुओं ने अपना त्रिपिटक रचा था बाद में। जी, बुद्ध के मृत्यु के कहा जाता है 28 तुरंत बाद ही 3 महीने बाद या कुछ महीने बाद जो है सभी भिक्षुओं ने सोचा कि बुद्ध की जितनी बातें हैं उसको कंपाइल किया जाए और पिटकों में संकलित की जाए। तो ये चीज़ें थी उस समय। जी। जी। तो अगर ये जो 4 सिद्धांत आपने बताए, जो उनके 4 मार्ग बताए, तो विज्ञान का मार्ग है, विज्ञान का भी यही मार्ग है, तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि विज्ञान वहीं से शुरू हुई है? हाँ जी, मेरा तो सीधा-सा मानना है कि अगर हम 500 साल पहले अगर आप देखते हैं, 500 इयर्स पहले देखते हैं, तो जिसने भी जो परंपरागत ट्रेडिशन को जिसने नकारा, और जिसने एक साइंटिफिक थिंकिंग जिसको हम कहते हैं, जैसे जियोर्दानो ब्रूनो का एक एग्ज़ाम्पल है। आज अगर हम कहते हैं कि जियोर्दानो ब्रूनो जो हैं वो साइंटिस्ट थे, क्यों साइंटिस्ट थे? क्योंकि वो खुद पादरी थे, पढ़ने तो गए थे वो पोप वाली बाइबल को, लेकिन उनको जी, गलती से एक किताब मिल गई कोपरनिकस की, जिनकी सारी प्रतियों को जलाया गया था। तो जब वो किताब उनको मिलती है, उसको वो पढ़ते हैं, तो उनको पता चला कि यार जो सूर्य है वो उसका चक्कर पृथ्वी लगा रही है। बाइबल तो कहता है कि जो है उल्टी ही बात कर रहा है वो, ये तो कुछ और बात कर रहा है। अब उनके मन में प प्रश्न खड़े होने लगे। प्रश्न खड़े होने लगे तो उन्होंने चुनौती दे दी बाइबल को। बाइबल को चुनौती देने लगे तो अब उनका विरोध होना, उनको ज़िंदा जला दिया गया। तो उस समय वो कोई स्पेशल खोज नहीं कर रहे थे, लेकिन ओके, उनकी टकराहट हो रही थी ईश्वरीय सत्ता से। यहाँ पे 500 साल पहले की बात है, तब उनको हम साइंटिस्ट बोल रहे हैं। ओके, आप 2500 साल पहले, 2600 साल पहले जाते हैं, तो उस समय
क्या चीज़ें थी? उस समय एक व्यक्ति जो है इंसान के, पूरे इंसान के दुःख और एक पूरी एक सिविलाइज़ेशन, एक नई सिविलाइज़ेशन खड़ी करने की बात कर रहे हैं। इतनी बड़ी थिंकिंग, और खड़ी भी किया उन्होंने। पूरे भारत में ही नहीं, हमने चीन को भी जीता है, दिलों को जीता है। हम लोग नफ़रती लोग थोड़े ही थे। जी। भारतीय जो थे, वो तो प्यार-मोहब्बत वाले लोग थे ना। उन्होंने जापान को जीता। अस्त्र-शस्त्र, बम, परमाणु बम अमेरिका की तरफ थोड़े गिराया। उन्होंने जो है दिलों को जीता। लोगों ने इतने बड़े लड़ाके जो हैं उनके आगे नतमस्तक हो गए कि बुद्ध हैं ये। जो है पूरी दुनिया जो है, ईरान, इराक सब नतमस्तक हो गई थी। ग्रीक जो है वो नतमस्तक हो गया। इधर पूरे के जी। पूरे म्यांमार को तो ब्रह्मदेश कह दिया गया। ये ब्रह्म का देश है ये। पूरा म्यांमार आज नाम उसका उसका हो गया है। तो ओके। ये हमने दिलों को जीता, तो उस व्यक्ति को जिसने इतना बड़ा परिवर्तन लाया मानव जीवन में, उसको फर्स्ट साइंटिस्ट कहने में, जिसने कार्यकारिणी सिद्धांत दिया, क्या दिक्कत है? किसको दिक्कत है? जिसको दिक्कत है उसको कुछ मानसिक प्रॉब्लम है। जी। तो इसका मतलब ये इससे होता है, जैसे कि अपने सिद्धांत जो इनके मार्ग बताया, उससे ये साबित हो ही जाता है कि जो पहले वैज्ञानिक थे, जो पहले साइंटिस्ट थे, पहले पहली साइंटिस्टिक थिंकिंग थी, वो बुद्ध से ही शुरू हुई है। हुँ, हुँ। कहीं काल्पनिक वो ईश्वर और गॉड से नहीं हुई है। तो जी। साथियों, हमारे साथ सर कुछ गेस्ट हैं, अगर कहें तो आप 2 मिनट के लिए अगर हाँ, लाइन में हाँ, लिया जाए। हाँ। आप ले सकते हैं, ले तो सकते हैं। भाई कोई भी अगर आए तो अपने सवाल जो है कि अच्छे से सवाल करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय नहीं है, बहुत ज़्यादा सवाल नहीं लिया जाएगा। तो हम जोड़ रहे हैं हर्ष भास्कर जी को। जी, स्वागत है आपका। हर्ष जी, अपना माइक ऑन करें। हेलो। जी, हर्ष जी बोलें। सर नमस्कार। सर जी, धन्यवाद नमस्कार। मुझे जोड़ने के लिए, और धन्यवाद हिंदुस्तान की जनता को सही राह दिखाने के लिए। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो बुद्ध के सबसे पुराने एविडेंस कब के मिलते हैं, जो उन्हीं के द्वारा रचे हुए त्रिपिटक वगैरह है, उसको बताते हैं कि वो उसमें मिलावट हो गई है। तो ऐसे कौन सी चीजें हैं जो बिल्कुल पुख्ता एविडेंस हैं बुद्ध के, जो बिल्कुल ऑथेंटिक है और उन्हीं की जमाने के हैं? जी, इसके बहुत सारे पुख्ता सबूत मिल गए हैं। एक तो आपका एक्सकवेशन आप देखेंगे, तो सम्राट अशोक के बहुत सारे इंस्क्रिप्शन मिले हैं, जिससे साफ-साफ पता चलता है कि उस समय बौद्ध मार्ग जो है चरम पे था, और वो बौद्ध मार्ग को पूरी दुनिया में फैला रहे थे। उनके इंस्क्रिप्शन में बार-बार ये सारी शब्दावली आई है। लेकिन वो 118 साल बाद के हैं, बुद्ध के 118 साल बाद के हैं। तो सवाल आता है कि 118 साल का गैप है, तो क्या उससे भी पहले का कोई इंस्क्रिप्शन वगैरह मिला है? तो इसका भी जवाब है यस, उसका भी हमें सबूत मिल गया है। और वो है 1898 में विलियम्स पेपे जो थे, उन्होंने एक एक्सकवेशन की थी पिपराहवा में, उससे हमें मिला है ये चीज़ कि बुद्ध जो हैं वहीं पे उनका अस्थियों का वो किया गया था, जो दफनाया गया था। तो वो एक्सकवेशन में मिला, साथ ही उस घड़े पर भी लिखा हुआ मिल गया कि ये बुद्ध के भाइयों ने यहाँ पे उस चीज़ को विसर्जन किया हुआ है। फिर 1971 में भारत सरकार ने दोबारा, यहाँ का जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है, इसने उसी जगह का फिर से खुदाई करवाया कि जी। क्या वो उन्होंने जो खुदाई की थी वो सही है? तो इन्होंने पाया कि यस, जो श्रीवास्तव थे उन्होंने खुदाई किया, उसके नीचे फिर पाया, और ये पाया कि बुद्ध के समय में ही उनके शिष्यों ने वहाँ पे जो दफनाया था वो भी मिला। फिर सम्राट अशोक ने उस चीज़ को जो दोबारा जो स्तूप बनाने के लिए बनवाया था, वो भी एविडेंस मिला। तो ये 2 सबूत मिले जो 118 साल बाद भी बनाए गए थे, और बुद्ध के समय में जो दफनाया गया था उस जगह पे, वो भी चीज़ मिला। एक बात और कि बुद्ध के जो वहाँ पे आप जाएँगे, एमपी में जाएँगे। जब आप एमपी में जाएँगे तो वहाँ पे भरहूत का स्तूप मिलेगा। तो भरहूत के स्तूप पे 8 जो लोग हैं ना, इनके जो 8 पार्ट में डिवाइड किया गया है, उनके बोन्स को, उसका डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा एक चित्र मिला है, मतलब दिखाया गया है। वो लोगों ने उसी समय बना भी दिया था। ये लोग शिल्प कला में, चित्रकला में बहुत आगे थे। तो इन्होंने पूरा जो है वो भी दिखा दिया वहाँ पे कि किस तरह से कितने पार्ट में डिवाइड किया गया था। अब वो सबूत आज भी मिल गया है, उससे वो भी क्लियर हो गया। इनके उसमें भी लिखा है, त्रिपिटक में भी लिखा है कि इतने पार्ट में डिवाइड किया गया था।
और लिखित वहाँ पे चित्रित रूप में भी मिल गया, और खुदाई पे वो बोन्स और पूरा स्ट्रक्चर भी मिल गया, लिखित में भी मिल गया। इतने सारे जी इंस्क्रिप्शन है, सम्राट के जी अशोक के तो पूछना ही नहीं है। जी सर। ठीक है ना? सर हाँ, इनका बुद्ध भगवान का जो मार्ग बताया गया था, वो सबसे प्राचीन हमको कब मिला है? वो बौद्ध मार्ग का सबसे प्राचीन जो है उन्हीं के समय में मिलता है। मार्ग मार्ग कहीं हाँ, पे जो हाँ, हाँ। इन्होंने जी हाँ, जी बुद्ध बुद्ध का जो जो मार्ग है वो उनके समय में मिलता है। और एक्चुअल में भारत में बुद्ध से पहले का जो चीजें हैं वो नष्ट हो गई हैं। सर, वो तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है या कोई बुक के फॉर्म में है? नहीं, मैंने अभी तक जितना बताया आपको जो है वो आर्कियोलॉजी का ही बताया है। बुक फॉर्म से ही हमें ये पता चलता है कि जैसे त्रिपिटक आप पढ़ते हैं तो उससे ये पता चलता है कि बुद्ध से पहले भी पूर्व बुद्ध थे। और जो जी पिपरावा के जो इंस्क्रिप्शन है जो ईसा से 200-300 साल पहले के बनाए गए हैं, उसमें भी आपको 5-5 बुद्धों के लिखित नाम मिल गए हैं। सर, और वो सम्राट बिल्कुल सही है सर। मैं मार्ग के हाँ, बारे में बोल रहा हूँ, जो मार्ग दिखाया था, जो हुँ, हुँ, हुँ। जो बताया गया हाँ, था तो वही उनका, तो बता रहा हूँ मैं, वही तो पंचशील आपको बता रहा वगैरह। हूँ मैं। नहीं, वही तो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं कुछ अलग थोड़े बता रहा हूँ। पूर्व बुद्ध का क्या मतलब है? पूर्व बुद्ध होने का मतलब ये है कि बुद्ध ने उसमें कहा जाता है कि धम्मचक्र प्रवर्तन किया था। यानी कि जो चीज़ें आ रही थी, जो परंपरा समन परंपरा आ रही थी, उसमें थोड़ा-सा परिवर्तन किया था। तो परंपराएँ जो हैं, अधिकतर जो हैं वो चली आ रही थी, उसमें इन्होंने परिवर्तन किया। ये जी चीज़ है। हुँ। जी भास्कर सर, जी, मुझे बहुत लगता है आपके सवालों का जवाब मिल गया। और भी बिल्कुल, गेस्ट हैं, बहुत बहुत कॉलर हैं, धन्यवाद एक आध साईं दो को जर्नी जी, लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, जी, धन्यवाद। थैंक यू आप अपने सवाल किए। और एक लास्ट कॉलर मैं ले रहा हूँ सर, और ज़्यादा वो नहीं करेंगे। हमारे साथ था CNR करके हैं। सर अपना थोड़ा-सा परिचय दें और फिर कुछ सवाल हो तो पूछें। हाँ, आवाज़ आ रही है? जी, जी, बिल्कुल आवाज़ आ रही है सर। हाँ, हाँ, हाँ। सबसे पहले तो अपना एक साइंस छोटा-सा परिचय सर दें, क्योंकि आपके नाम के हिसाब से कुछ थोड़ा-सा वो हो रहा है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। जी, मैं एडवोकेट हूँ, ठीक है? मैं ओके पटना सर। हाई कोर्ट में एडवोकेट हूँ और आप सभी लोगों का जितना डिस्कशन होता है उसे मैं रेगुलर सुनता हूँ और प्रभावित भी हूँ। 2-3 सवाल मेरे दिमाग में अक्सर आता है। एक बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, जो ये सेंटेंस जो है वो लगता है कि संस्कृत का है। क्या ये क्लियरिफाई किया जा सकता है कि ये पाली भाषा से इसका आया है, जो कि धम्म लिपि जो है उससे, या संस्कृत से आया है? नंबर 1। फर्स्ट ऑफ जी, ऑल इसको क्लियरिफाई कर दीजिए जी, जी, साइंस जर्नी जी। जी, कि क्या है ये? जी, 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 सीएनआर जी। देखिए ये जो शब्द है इसका एक्चुअल उच्चारण जो है वो ये है बुद्धंग शरणं गच्छामि, और ये पाली का शब्द है। इसमें जो है बुद्धंग लास्ट में जो आधा न ग का जो साउंड आ रहा है बुद्धंग, वो साउंड को जब आप म कर दीजिएगा हलंत के साथ बुद्धम, शरणम, म कर दीजिएगा, नंग को म कर दीजिएगा तो वो संस्कृत का उच्चारण हो जाएगा। अच्छा, अच्छा, तो भारत में पाली प्राकृत थी तब बुद्धंग शरणं गच्छामि होता था। आज भी पूरी दुनिया में जो आप बुद्ध वंदना होती है तो बुद्धम कोई नहीं कहता है, सब लोग बुद्धंग कहते हैं। आप यूट्यूब पे खोलिएगा ना कि हाँ, जो है बुद्ध वंदना, तो उसमें आपको बुद्धंग ही सुनाई पड़ेगा, बुद्धंग शरणं गच्छामि, ये पाली का है। संस्कृत में लोगों ने बुद्धम बुद्धम और शरणम कर दिया, और तो लोग फिर उससे थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। वो जी। तलाबी च वहाँ अपना यूज करते हैं लोग शरणम हुँ, में, हुँ, तो हुँ। वो दंती स होना चाहिए ना? नहीं, उससे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो धम्म लिपि है, जी, उसमें धम्म लिपि में जो शुरू में थी, सम्राट अशोक के समय में थी, उस समय सिर्फ़ दंती स होता था। अच्छा, बाद में धीरे-धीरे जो है जैसे-जैसे इवोल्यूशन होते गया धम्म लिपि का भी, तो तालव्य श जो है वो भी बाद में गुप्ता पीरियड के बाद तक उसमें जो है इंक्लूड कर लिया गया। इनका भी इवोल्यूशन हुआ है ना। पहले सम्राट अशोक के समय में 8 ही स्वर थे, लेकिन धीरे-धीरे 6, 7, 8th, 9th सेंचुरी तक जो है 10th सेंचुरी तक जो है 12 खड़ी आ गई, 12 स्वर आ गए।
तो एवोल्यूशन भी हुआ है धीरे-धीरे। जी। जी, जी, जी। ये एक सवाल मेरे मन में आता है, जितने भी आपके आस्तिक लोगों का चैनल मैं कभी भी देखता हूँ या जाता हूँ, तो वो लोग अपने फेस को छिपाते नहीं हैं, बोलते हैं बहुत शानदार ढंग से। और मैं आप लोगों का देखता हूँ, ये निष्पक्ष आवाज़ जी का तो मैंने देखा है वीडियो, वो सामने में रहते हैं। आपके बारे में कभी ऐसा नहीं आया है, तो क्या ये अपने अपने आप को छिपा के किसी बात को कहना, क्या एक अंदर से एक डर होता है आस्तिकों लोगों के द्वारा आपके ऊपर आक्रमण का, जैसा कि बात ये आपके डिस्कशन में और सब लोगों के अमित तिवारी जी के डिस्कशन में चाहे किसी जगह ये आता है, तो क्या ऐसा बात है जिसके कारण से अपने आप को छिपा के सबको बोलना पड़ रहा है? क्या ये हम लोगों का ये डर नहीं है? जी, ये बहुत आपका खूबसूरत प्रश्न है, लेकिन इतिहास गवाह है कि आप जो है उतनी फ्रीक्वेंटली काम नहीं कर सकते हैं। आप जो है जितनी फ्रीक्वेंटली ये लोग जो है झूठ बोल के भी जितनी फ्रीक्वेंटली काम कर लेते हैं, उतनी फ्रीक्वेंटली कोई नास्तिक आपने नास्तिकों का कोई सम्मेलन नहीं देखा होगा। धार्मिक लोग खुलेआम करते हैं। एक सही बार बात। बालेंदु जी ने शायद मथुरा वगैरह में ऐसा करने की कोशिश भी की थी, तो उस समय सबने मिलकर बंद करवा दिया। तो हमारे भारत जी, में तो नास्तिक लिखने का कॉलम तक नहीं है, कोई आइडेंटिटी ही नहीं है। हम सब लोग अपना लिख सकते हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, लेकिन नास्तिक लिखने का कॉलम तक नहीं है, कोई आइडेंटिटी ही नहीं है ना। तो हमारी कोई आइडेंटिटी ही नहीं है अभी तक कि हम लोग जो है विजुअल हैं या भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार कोई जो है नास्तिक भारत के जो एथिस्ट हैं वो क्लियरली कोई आइडेंटिटी रखते हैं। इस तरह का कुछ नहीं है। आप एक्स मुस्लिम को देखिए, वो भी बेचारे अपनी नहीं दिखा पाते हैं, चेहरा नहीं दिखा पाते हैं। कब फतवे जारी होंगे, कब क्या होंगे। वो तो तो मैं देख रहा हूँ कि डर रहता है। जी, साइंस जर्नी जी, मैं थोड़ा-सा जवाब देना चाहता हूँ सीएनआर सर को। हाँ, हाँ। आप एक एडवोकेट हैं और जिस तरह से मैं आपको देख पाया कि काफ़ी सीनियर एडवोकेट अगर हैं तो लग रहे हैं उम्र के हिसाब से। तो आपको सर पता ही है कि ये जो वर्तमान परिस्थिति में आपने देखा होगा, फिलहाल 2 साल से हम लोग मास्क लगा के घूम रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि हमें कोरोना से डर है कि कहीं वायरस जो है कि हमारे शरीर में ना घुसे और हमें नुकसान कर दे। राइट। तो इसको भी अगर जो फेस स्कैन नहीं आ रहे हैं, तो उनको भी समझ लीजिए कि कहीं न कहीं ये चीज़ है कि ये जो वायरस है, धर्म नामक जो वायरस है, इनके जो अनुयायी हैं, नुकसान न पहुँचा दें और करते ही हैं। ये इतिहास रहा है इसका, बहुत लंबा इतिहास रहा है, कोई छोटी-मोटी इतिहास नहीं। मुझसे ज़्यादा आप इसके बारे में जानते होंगे क्योंकि आप कोर्ट में देखते होंगे कैसे-कैसे केसेस चलते रहते हैं और नहीं, क्या-क्या हालात हैं उनके। वो तो तो मुझे नहीं। लगता है कि ये भी बहुत बड़ी वजह रही है सर कि छुपा कर के आना पड़ता है और मैं नहीं आ पाया क्योंकि मैं इसके पहले भी बहुत सारे चैनल पे काम कर चुका हूँ और मैंने कई न्यूज़ चैनल पे अपने इंटरव्यू दिए हुए हैं, तो हम कर भी क्या सकते हैं? हमारी मजबूरी है कि हम नहीं कर सकते। नहीं तो फिर जिस तरह से समाज के अंदर परिस्थितियाँ बनी हुई हैं, उस तरह से ये बहुत ज़रूरी है कि मास्क लगा कर रखा जाए। इससे तो ठीक है, ये पास लगा रहे हैं, लेकिन हमें जैसा लगता है कि इसका प्रचार और प्रसारण जो एक ही मीडिया आज के दिन में आपका, इसके थ्रू हम लोग अपना इंटरनेट के थ्रू बातचीत कर रहे हैं और ये प्लेटफॉर्म जो मिला हुआ है, लेकिन हमें लगता है कि किसी न किसी को तो ये रिस्क फैक्टर टेक ओवर करना होगा। जैसे कि गालिब कमाल जी वहाँ से जो उनका आता है, और फिर हैरी सुल्तान जी हैं जो मैं देख रहा हूँ, देखता हूँ, तो वो लोग बाहर से रह के हैं और उनके भी लाइफ पर तो उतना ही डेंजर होता है बार बार वैश्विक लॉ के द्वारा। और जैसा कि उन लोगों के द्वारा भी चर्चा किया गया है साइंस जर्नी जी का डिस्कशन के बीच में, तो हमें ऐसा क्यों लगता है कि अगर खुल के आप लोग आते तो वो ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव और इम्प्रेसिव और काफ़ी लोगों का इससे जुड़ाव होता।
आप लोगों का क्या जी, व्यूज रहता है? समय आने पर वो भी चीज़ होगा। हाँ। जी। हाँ वो सीएनआर सर, आपका एडवाइस बहुत ही सराहनीय है कि भाई लोगों को ये पता चले, और लोग, और भी जो लोग हाँ, छुप करके वीडियो देखते हैं और खुल करके देखें, लेकिन जो नहीं आते फेस से, उनकी मजबूरी है, उसे भी ध्यान में रख करके जो है कि करना है। तो आप आए और अपने सवाल किए, बहुत खूबसूरत सवाल किए, इसके लिए बहुत बहुत मंगेश जी धन्यवाद। जो आप क्षमा जी करें जी, जरा, मंगेश आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं। जी। मंगेश जी वो आते हैं, बहुत बोल्डली बोलते हैं, उनका फेस रिवील रहता है, क्योंकि उनका इम्पैक्ट गुजरात के एक, जैसे सैन जर्नी के साइड के ही चैम्बर में आए थे, वो भी इम्प्रेस्ड होके उनका ईमेल एड्रेस मांगे थे। तो ये ठीक है, समय आ रहा है, समय आने पर लोग अपना सामने आए, तो जिस दिन सामने आएंगे वो बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा आप लोगों के द्वारा, जहाँ तक हमें लगता है। और वो कदम, वो समय जितना जल्द से जल्द आए वो ज़्यादा अच्छा है। जैसे न्यूज़ चैनल में कैसे सब लोग अपना सत्या हिंदी है, और आपके एक शंभू प्रसाद सिंह हैं आपके दिल्ली से, वो लोग भी तो बहुत फाइट कर रहे हैं ना, उन लोगों का भी तो जान का तो खतरा होता ही है ना। लेकिन क्रांतिकारी और हिस्टोरिकल चेंज उस दिन आएगा जिस दिन आप सभी लोग, हम सभी लोग एक दूसरे से खुल के बात कर सके, ये यूट्यूब पर सिस्को वेबएक्स के द्वारा या जूम के द्वारा, तो बहुत अच्छा लगता। जी, थैंक यू सर। आपका सलाह जो है ऐसे जल्द ही माना जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन मैं पहले से ही बता रहा हूँ आपको कि भारत का इतिहास देखिए, पूरी दुनिया का इतिहास देखिए, कि जहाँ पर अपनी उस चीज़ की रक्षा करने के लिए जो अस्तित्व में ही नहीं है, उसके लिए क्या-क्या कर दिया जाता है। तो ये, और रही बात साइंस जर्नी की, तो हमें लगता है कि जैसा, जहाँ तक हम समझते हैं और हमारे भाई जितने भी हैं वो समझते हैं, अगर कमेंट्स कर दें यहाँ पे तो अच्छा है, कि मुझे लगता है कि फेस से ज़्यादा इम्पैक्ट उनका जो है कि विदाउट फेस का जो उनके पास नॉलेज है, जो शेयरिंग है, जो आप लोगों के सामने रखते हैं, और वो बहुत ज़रूरी है। तो फेस का उतना बहुत बड़ा महत्व नहीं है, और वो करते रहेंगे। और साइंस जर्नी सर, सवाल तो बहुत सारे लोगों का है, लेकिन समय बहुत ज़्यादा हो गया है। इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और दोस्तों, एक चीज़ और मैं बता दूँ कि निष्पक्ष आवाज़ यूट्यूब चैनल पर आप लोग जो है, बुधवार यानी वेडनेसडे को 7 बजे से लेकर के 8, साढ़े 8 बजे, यानी साढ़े 8 तक 1.5 घंटे का कार्यक्रम रहेगा, जिसमें कि स्पेशल गेस्ट आएँगे। और शनिवार को 7 बजे से लेकर के 10 बजे तक रहेगा, जो कि ओपन डिबेट रहेगा, जहाँ पर ओपन डिस्कशन रहेगा, जहाँ पे सभी लोग आकर के आप अपने विचार को रख सकते हैं। तो साइंस जर्नी सर, आप यहाँ पे आए, और बहुत-बहुत धन्यवाद उसके लिए। बहुत-बहुत आभार कि आप ने आपने अपना कीमती समय जो है कि हमारे अपने व्यूअर्स को, दर्शकों को दिया आपने। जी, क्या कहेंगे सर? जी, जी, बहुत-बहुत शुक्रिया निष्पक्ष आवाज़ जी आपका, और सभी दर्शकों का बहुत-बहुत आभार इतना पेशेंस रखने के लिए। साथियों, मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग निष्पक्ष आवाज़ जी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को शेयर करें, इन्हें सपोर्ट करें, और जैसा कि इन्होंने आगे ये भी कहा है कि अब ये रेगुलर लाइव भी करने वाले हैं, जो भी इनका टाइम दिया है जिन-जिन डेज़ में, उनमें करने वाले हैं। तो मेरे ख़्याल से जो भी साथी काम कर रहे हैं, उनके साथ आप बैठें, डिस्कशन करें, बातें करना सीखें। अगर आप नहीं आते हैं, मैं अभी ये नहीं कहता कि अगर आपको ऐसा लगता है कि फेस नहीं दिखाना चाहिए, अभी आप ऑफ फेस आना चाहते हैं, तो वैसे भी आइए, लेकिन चीज़ों को जारी कीजिए। क्योंकि जब आप घर से एक बार कदम बाहर निकालेंगे, जब इन चीज़ों में आएँगे, तो ही फिर आगे आप ये भी डिसीज़न ले पाएँगे कि अब हमें आगे क्या करना है। तो इसलिए बातें करना सीखिए, और उसके लिए ज़रूरी है कि डिबेट में आप शामिल हों, अपनी बातों को रखें। सीखने को भी आपको बहुत कुछ मिलता है, और बहुत सारी चीज़ें हम लोग आगे भी ऐड करते जाएँगे, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ हम लोग दे सकें, ज़्यादा से ज़्यादा जो करंट चीज़ें चल रही हैं, उनके बारे में जानकारी दे सकें। तो इसी के साथ ही बहुत-बहुत शुक्रिया आपका निष्पक्ष आवाज़ जी। थैंक जी, यू। धन्यवाद सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर से हम जो है कि कुछ सवाल रहेंगे तो फिर से आमंत्रित करेंगे, आप लोग सवाल करते रहिए। सवाल करना बहुत ज़रूरी है, सवाल ही वो माध्यम है जहाँ पर हमारा एक कोट है, साइंस जर्नी सर आप रहें थोड़ा 1 मिनट के लिए। हमारा जी, एक कोट है कि तर्क से फ़र्क पड़ता है, और मैंने तो
तर्क के द्वारा हजारों सालों पुराने महल को सेकेंडों में गिराया है। तो आप लोग भी तर्क करना शुरू करिए, सवाल करना शुरू करिए। सवाल ही एक ऐसा माध्यम है जहाँ पे खोज की शुरुआत होती है, जहाँ से प्रगति की शुरुआत होती है। आप अपने जीवन के हर समय, मतलब हर रास्ते पे एक सवाल खड़ा करिए, अपने आप पे सवाल खड़ा करिए, तब जा करके आपको मिलेगा रास्ता, और रास्ते में आगे बढ़ते चले जाएंगे। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए और अपने इतने बेशकीमती समय को दिया और अपने विचार को रखे और बहुत सारे सवालों का जवाब दिया, जो कि मेरे भी मन में बहुत ज़्यादा उस सवालों का कंफ्यूजन था, जिसे आपने बहुत आसानी से, बहुत सीधे से जवाब दे दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय भीम। जी, जी। ओके, जय भीम, जय भीम। धन्यवाद। ओके सर, थैंक यू। तो दोस्तों, फिर से मैं अपने शेड्यूल को दोहरा देता हूँ। बुधवार यानी कि वेडनेसडे 7 बजे से 8:30 बजे, यानी कि लगभग 1.5 घंटे का कार्यक्रम, जिसमें कोई स्पेशल गेस्ट रहेंगे, जिन पे चर्चा होगी, और लास्ट में आप लोगों के कॉलर्स को भी लिया जाएगा और वहाँ पे अपनी बातें रखी जाएंगी। और दूसरा, शनिवार शाम 7 बजे से लेके 10 बजे तक का कार्यक्रम रहेगा, 3 घंटे, जहाँ तक मुझे लगता है कि इनफ समय है। हम लोग एक डिस्कशन करेंगे, आपस में बैठ करके चर्चाएं करेंगे। मुद्दा आप लोग तय करिए, हम लोग तय करेंगे। हम लोग मिल बैठकर जब ये डिस्कशन शुरू करेंगे तो बदलाव अपने आप आएगा। तो दोस्तों, सप्ताह में 2 बार मैं लाइव रेगुलर करने वाला हूँ, आ रहा हूँ। तो आप लोग उसमें जुड़िए, अपने बात को रखिए, और आपका जो विचार है, आपके जो विचार हैं उसे लेकर के आइए, सवालों को रखिए, क्योंकि सवाल के बारे में मैंने बहुत कुछ कह रखा है, आज भी कहता हूँ कि सवाल ही एक ऐसा माध्यम है जिससे बदलाव आता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। सियारन, वेरी गुड। सियारन सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले लाइव में जल्द ही नए गेस्ट के साथ। धन्यवाद।